भाई साहब, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। पता है, मैं एक्चुअली मिस्टमेट और मयम पर काम कर रहा था और आप लोगों का कमेंट और डिमांड इतना ज्यादा था कि मुझे सारी चीजों को छोड़कर इस एपिसोड को तुरंत लाना पड़ा। सच में आप लोग जब भी कुछ चाहते हो ना तो मुझे खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे चलते हैं जिन की दुनिया में, जहाँ हमने लास्ट एपिसोड में देखा था हजारों सालों की नींद से जागने के बाद जिन ने अपने दोनों एडवेंचरों को लेजेंडरी स्टाइल में कंप्लीट किया था। लेकिन अब तीसरा एडवेंचर शुरू होने वाला है जिसमें राज खुलेंगे, रिश्ते बदलेंगे और सबके सामने ऐसी सच्चाई आएगी जो सभी की कहानी को बदल देगा। तो तैयार हो जाओ क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक और नई सफर। पर इस बार बात केवल एडवेंचर की नहीं है बल्कि किस्मत की खेल की है। लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत GU 90085 कैरेट प्लानिट से होती है, जहां पर कि हम देखते हैं कैप्टन सुंजा के साथ उस प्लानिट के ओनर के शॉप पर आई होती है अपने पुराने ड्राइव को बेचने के लिए ताकि वे लोग कुछ पैसे कमा सके। यह तो रेट्रो स्टाइल बहुत ही ज्यादा रेयर एक्सटर्नल ड्राइव है, लेकिन अब यह पूरी तरह से कबाड़ बन चुकी है। पता नहीं इस तरह की चीजें अभी भी एग्जिस्ट क्यों कर रही है, पर खैर तुम सही जगह पर आई हो, मैं इसे खरीद लूंगा। डॉकगो, इस कबाड़ की कीमत तो देखो। हम देखते हैं उसको बुलाते ही एक रोबोटिक टाइप बोर्ड आती है और उस ड्राइव को जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये 3002 का मॉडल है। इसकी कैपेसिटी 1.2 साइकिल है। जो सुनता हुआ वो बंदा कहता है ये तो 100 साल से भी पुराना है, चलो जल्दी से इसकी वजन करो और कीमत को तय करो। लेकिन जब वह बोर्ड कीमत 100 मिलियन से भी अधिक बताता है तो वो बंदा बताता है क्या तुम फिर से खराब हो चुकी हो। इतना बोलते हुए वो जैसे ही उस बोर्ड की तरफ देखता है तो वह बोर्ड कीमत सुंजा की लगा रहा था। बनाने वाला अनजान, बाहरी परत सेंटेनियम सुपर एलॉय से बना है। मेमोरी कैपेसिटी नापा नहीं जा सकता। सेल्फ इवॉल्व OS इंस्टॉल है। उस बोर्ड के ऐसे एनालिसिस से उस पूरे जगह पर एक बड़ी सी खामोशी छा चुकी थी। बाद में वह बंदा हैरान होते हुए कहता है सेंटेनियम सुपर एलॉय। वहीं हम देखते हैं जब सुंजा अपनी उंगली को उस बोर्ड की तरफ करता है तो वह बोर्ड केवल उसकी उंगली की कीमत को लगाते हुए बोलता है अल्ट्रा डेंस न्यूरल नेट सेंटेनियम सुपर एलॉय, प्राइस 12 मिलियन क्रेडिट। हम देखते हैं सुंजा उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। और उस बोर्ड का ओनर इस मोटो इंसान को हम देखते हैं उसके मन में अब लालच आना शुरू हो चुका था। वह अपने मन में कहता है केवल एक उंगली की कीमत 12 मिलियन। सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ कैप्टन के शिप को देखते हैं जिसके अंदर डिनर टेबल पर 3 प्लेटें लगी हुई थी और सभी में केवल एक ही हॉट डॉग को काट काट कर बांटा गया था। सबसे बड़ा हिस्सा जिन को, उससे छोटा हिस्सा रोबोट को और सबसे छोटा हिस्सा सोहवा को। मतलब समझ रहे हो भाई, इन लोगों के पास अब इतने पैसे भी नहीं है कि खुद के लिए खाना भी खरीद सके। खैर हम देखते हैं कि जिन और सोहवा दोनों ही खाने को इस तरह बढ़ा हुआ देख कहते हैं अब ये क्या है। तो रोबोट उन लोगों को जवाब देता है हमारे पास खाना खत्म हो चुका है और चिंता मत करो, कैप्टन गई है तो वो अपने साथ कुछ खाने को लेकर आएगी। जिस पर सोहवा बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि सबसे छोटा हिस्सा मुझे ही क्यों मिला है। रोबोट बताता है ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने इसे हमारी उम्र के हिसाब से बांटा है और वैसे भी तुम्हें 100 से तो ज्यादा पसंद भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जिन अपने हिस्से का खाना उन लोगों की तरफ कर देता है जो देखता हुआ रोबोट बड़े ही हैरानी में कहता है क्या ये तुम हमें दे रहे हो, पर तुम अपना 100 से तो किसी से भी नहीं बांटते, फिर तुम ऐसा आज क्यों कर रहे हो। जिन बताता है यह आधा पका हुआ है, इसे और भी ज्यादा ग्रिल करना पड़ेगा। आग इस खाने की सोल होती है। उसकी इस तरह की बातों को सुन पूरे जगह पर एक बड़ी सी खामोशी छा गई थी। बाद में रोबोट चिल्लाते हुए बोलता है बकवास करना बंद करो और इसे खा लो, एक बार ये तुम्हारे पेट में चला जाएगा तो सारी चीजें एक जैसी लगेगी। और वे लोग उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए भयंकर तरीके से अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लगते हैं। वहीं हम इस तरफ देखते हैं मोटू बड़ी ही बारीकी के साथ सुंजा को एनालाइज कर रहा होता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि केवल उसकी आंखों की कीमत है 83 मिलियन क्रेडिट है, क्योंकि यह मल्टी डायमेंशनल कॉम्पेटिबल सुपर कंडक्टिव ऑक्यूलर लेंस है। इसीलिए वो सुंजा की और भी ज्यादा जांच करना चाहता था। तो वो कैप्टन से कहता है आखिर तुम्हें ये चीज मिली कहाँ से। कैप्टन बताती है वो कोई चीज नहीं है, उसका नाम सुंजा है। वो हमारे डेविल शिप का को पायलट, मेडिकल ऑफिसर और ऑपरेशन मैनेजर है। तो वो मोटू बोलता है जो भी हो मैं बस तुमसे ये पूछ रहा हूँ आखिरकार ये मिला तुम्हें कहाँ से। जो सुनता हुआ कैप्टन अपनी पुरानी बातें याद करती है। हम देखते हैं सुंजा उसे बारिश में भीगता हुआ एक रात मिली थी। वो उस समय एक कचरे के पास था और रास्ते से गुजरते हुए उसकी मुलाकात कैप्टन से हुई थी। इन्हीं बातों को याद करता हुआ कैप्टन बोलती है भले ही वो एक संयोग था
पर अब हम एक हैं। जो सुनता हुआ वो मोटू बोलता है, इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि अब ये तुम्हारा है? कैप्टन जिस पर उससे पूछती है, क्या ये वाकई में इतना महंगा है? तुमने पहले कहा था केवल इसकी एक उंगली की कीमत 10 लाख क्रेडिट से भी ज्यादा है। मोटू बताता है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इसके पूरे शरीर की कीमत हमारे सोच से भी ज्यादा है। हम में से कोई भी इसकी कीमत को लगा नहीं सकता। निश्चित ही यह पूरे ब्रह्मांड में सबसे कीमती चीज हो सकता है और मैं दावा नहीं कर सकता। हम देखते हैं उसकी इस तरह की बातों को सुनता हुआ कैप्टन के मन में भी लालच आ चुका था और वो अपने मुंह पर कहती है, मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, वो कोई चीज नहीं सुंजा है। हालांकि एक उंगली की कीमत अगर 10 लाख क्रेडिट से भी ज्यादा है तो उसकी नाखून की कीमत क्या होगी? सुंजा बताता है कि मेरे नाखून नहीं है। तो कैप्टन बोलती है, फिर तुम्हारे एक बाल के बारे में क्या? सुंजा बताता है, मेरे बाल भी नहीं है। जो सुनता हुआ कैप्टन उसकी अलग अलग चीजों की कीमत लगाने लगती है और सुंजा बताता है कि अब इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कैप्टन वो कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही वो मोटू इंसान वो इसकी तरफ एक अजीब सी नजर से देखते हुए कहता है, तुम इसे यहाँ पर छोड़कर चली जाओ। हम देखते हैं कि वो अपने साइज को बढ़ाता हुआ किसी विशाल दानव के जैसा बन गया होता है और तुरंत ही उन लोगों पर अटैक कर दिया था। लेकिन कैप्टन सुंजा को अपने साथ लेकर किसी तरह उस जगह से बाहर निकलते हुए उस मोटे इंसान को देखते हुए उस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर जाकर लैंड की होती है और फिर रोबोट से बोलती है, हमें जल्दी से शिप पर टेलीपोर्ट करो। और अब काफी देर हो चुके थे। हम देखते हैं कि वो मोटा भी अपनी जगह से एक ही छलांग में सीधे कैप्टन के सामने आ चुका था, जिसे देखता हुआ ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी तरह के बिल्ली और मेढक का कॉम्बिनेशन है। और अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुके थे। वो बंदा अपने अटैक को करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिसको देखता हुआ कैप्टन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। इसीलिए वो रोबोट से दोबारा कहती है कि जल्दी से टेलीपोर्टेशन को खोलो। वो इसकी इतनी हड़बड़ाहट को देख ये लोग भी सोच में पड़ चुके थे, आखिर वहां पर चल क्या रहा है? प्लीज थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं लोकेशन कोऑर्डिनेट को कैलकुलेशन कर रहा हूं। और नीचे हम देखते हैं कि मोटू अपने अटैक के लास्ट फेज में पहुंच चुका था, जिसके बाद वो तुरंत ही बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ सीधे कैप्टन और सुंजा की ओर भागता है, मतलब छलांग मारता है। वैसे इस तरह अपनी तरफ आता हुआ देख कैप्टन अपने अटैक को करते हुए कहती है, मुझसे दूर रहो। सेम टाइम पर हम रोबोट को देखते हैं, उसे कैप्टन के कोऑर्डिनेट मिल चुके थे, इसीलिए वो कैप्टन को सांत्वना देते हुए कहता है, मैं टेलीपोर्टेशन खोल रहा हूँ। हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन शुरू हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर एक्टिव रहने के बाद वो अपने आप ही बंद हो जाती है, यानी कि रिटर्न फेल हो चुका था टारगेट मिस होने के चलते। हम देखते हैं कि सुंजा वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उस मोटे इंसान ने सीधे कैप्टन के ऊपर ही लैंड किया होता है। बाद में वो कैप्टन को अपने हाथों में उठाते हुए जब उसे पूरी तरह से कुचलने वाला था तो सुंजा कहता है, कैप्टन को जाने दो। उसकी बातों को सुनता हुआ मोटू जब सुंजा की तरफ देखता है तो सुंजा बोलता है कि उसे जाने दो। मोटू जो सुनता हुआ बोलता है, क्या तुम मुझसे भीख मांग रहे हो? सुंजा बताता है, हाँ। वो बंदा जिस पर कैप्टन को बहुत ही ज्यादा दूर फेंकते हुए कहता है, ठीक है। तो फिर लो छोड़ दिया। सुंजा कैप्टन को इस तरह देख बेहद ही ज्यादा घबरा चुका होता है, लेकिन वो बंदा उसके पास आते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारे रिक्वेस्ट को पूरा किया है, इसे भूलना मत, क्योंकि मैं उसे स्लेव ट्रेडरों को बेच सकता था और कम से कम 10,000 क्रेडिट तो कमा ही लेता। लेकिन सुंजा उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान न देते हुए कैप्टन को अभी भी शौक में देख रहा होता है। तो बंदा भी उस तरफ देखते हुए कहता है, लगता है कि मैंने अपना बहुत ही बड़ा नुकसान कर लिया है। हम देखते हैं उस तरफ केवल बड़े बड़े पहाड़ थे और सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन एक खारे के अंदर कुछ तो होता है। दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं, हमें वहां पर जाना होगा, कैप्टन को जरूर कुछ हुआ है, यहाँ तक कि मैं उसके बायो सिग्नल को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जिन जिस पर बोलता है, तुम कर क्या रही हो, जल्दी से खाओ और यहाँ से जाओ। सोहवा जो सुनता हुआ जब जिन की तरफ देखती है तो जिन वो उसी की तरफ देख रहा था, इसीलिए वो कहती है, या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो जिन बोलता है, तुम्हें कम से कम अपना खाना तो कमा कर खाना चाहिए। वो बंदी जो सुनता हुआ कहती है, क्या मुझे अब इसके लिए भी भुगतान करना पड़ेगा? तो जिन अपना भी खाना उसकी तरफ कर देता है। जो देखता हुआ वो कुछ भी नहीं बोल पाते। बाद में थोड़ी देर तक उन लोगों के बीच एक खामोशी रहती है। आगे क्या होता है हमें पता नहीं चलता, हम बस दूसरे सीन में देखते हैं कि वह मोटा इंसान अपने शॉप में दोबारा आ चुका था और सुंजा को एक बड़े से चेन के साथ बांधा होता है। वहीं उसका पंछी सुंजा की पूरी तरह से रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद उससे कहता है, क्या मैं
मैं इसे सेकंड हैंड मार्केट में अपलोड कर दूं? तो मोटू बताता है नहीं, इसे लग्जरी ऑक्शन में अल्ट्रा प्रीमियम आइटम के रूप में मार्क करो। वह पंछी जिस पर कहता है आखिर मैं इसका प्राइस क्या सेट करूं? आइटम 100 मिलियन से भी अधिक की है, मेरी कीमत लगाने की क्षमता से बहुत अधिक। वह मोटू जिस पर सुंजा की कीमत को लगाते हुए बोलता है 1.5 बिलियन, क्या ये ठीक प्राइस रहेगा? तो सुंजा पीछे से बोलता है मेरे हर एक पार्ट की कीमत 1.143 बिलियन क्रेडिट है। इसके अलावा असेंबली लेबर कॉस्ट और रियलिटी वैल्यू भी जोड़ना, साथ ही 11 सालों की सेल्फ इवॉल्विंग ओएस को भी ध्यान में रखना। अगर मेरी मानो तो 13.4 बिलियन क्रेडिट ये परफेक्ट प्राइस होगा। इतनी बड़ी कीमत को सुन मोटू कहता है क्या यह प्राइस बहुत ही ज्यादा नहीं है? इतने क्रेडिट में तो हजारों अंडर डेवलप प्लानेट को खरीदा जा सकता है। जो सुनता हुआ सुंजा कहता है यह तो बस मैंने मामूली से अनुमान लगाए थे, मेरी कीमत इससे भी कहीं अधिक हो सकती है। वो बंदा जो सुनता हुआ अपने सर को पकड़ लिया था। बाद में थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है यह कीमत बहुत ही बड़ी है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कोई भी खरीद पाएगा। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सारी बातों को सोचता वो अचानक ही उस चिड़िया से कहता है दोबारा से इसे रिकॉर्ड करो, हम इसका एक एक इंच अलग अलग पार्टों में बेचेंगे। ये सारी बातों को बोलता हुआ वो अचानक ही दरवाजे की तरफ देखता है, वहाँ से कोई आ रहा होता है। हम देखते हैं वो कोई और नहीं सोहवा थे, जो कि उस बंदे पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते और सीधे सुंजा के पास जाते हुए बोलती है आखिरकार वो औरत कहाँ पर है जिसे तुम लोग कैप्टन कहते हो? जिसका कि जवाब सुंजा वो कुछ भी दे पाता। उसी समय हम उस बंदे के पंछी को देखते हैं जो कि सोहवा को भी एनालाइज करते हुए बोलता है कोई भी इंटरनल एनर्जी ड्राइव इंस्टॉल नहीं, प्योर नेचुरल बीइंग, डाटाबेस में कोई भी एंट्री नहीं। हाइट 160 सेंटीमीटर, वजन 40 किलो, बॉडी साइज 33, 24, 36, बॉडी फैट 13.2%, उम्र 18 साल, डार्क मार्केट के स्लेव ट्रेड में रैंक टॉप 0.2%। वह बंदा जो सुनता हुआ अपने साइज को दोबारा बड़े से आकार में बदलते हुए सोहवा को देखते हुए कहता है यह तो बहुत ही कमाल की बात है। इतना बोलते हुए वह सोहवा से कहता है हे जवान लहरे, क्या तुम यहाँ पर बिकने आई हो? अच्छा फैसला किया है तुमने, मैं तुम्हें अच्छी कीमत चुकाऊंगा। और इससे आगे वो कुछ बोल पाता हम देख पाते हैं सोहवा अपने मामूली से थप्पड़ से ही उसे इतना भयंकर मारा होता है कि वो अपने घर को तोड़ता हुआ बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरा था। यहाँ तक कि हम देखते हैं वो थप्पड़ इतना पावरफुल था कि उस बंदे का आधा से ज्यादा शरीर जमीन के अंदर धंस चुका होता है। सोहवा कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भद्दे शकल को मेरे पास लाने के, और तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारा वो कैप्टन कहाँ पर गई है? जो सुनता हुआ सुंजा पता नहीं उसे क्या जवाब देता है। हम बस अगले सीन में देखते हैं एक बड़ी सी खाई के अंदर सूखे हुए पेड़ के नीचे कैप्टन बेहोश पड़ी हुई थी। वहीं पास में उसके एक बंदे को हम देखते हैं जो कि उसके जागने का शायद इंतजार कर रहा था, या फिर वो शायद अभी अभी यहाँ पर आया था। कैप्टन एक पल के लिए अपनी आंखों को खोलते हुए उस बंदे को देखते हुए कहती है क्या ये कोई सपना है? चलो ये कम से कम इतना बुरा तो नहीं है। इतना बोलते हुए जब वह दोबारा बेहोश हो जाता है तो हम देखते हैं कि वह बंदा उसे उठाते हुए अपने साथ कहीं पर ले गया होता है। आगे थोड़े समय बाद जब उस जगह पर सुंजा सोहवा के साथ आता है तो वहां पर कैप्टन को ना देख वो बोलता है उसे यहीं पर तो होना चाहिए था। उसके फेंकने के स्पीड और ग्रेविटी को कैलकुलेट करते हुए वो निश्चित ही यहीं आसपास होना चाहिए था। यहाँ तक कि उसके निशान भी है लेकिन कोई हलचल नहीं। तो सोहवा कहती है लगता है कि उसे किसी ने अपने साथ ले गया है। सुंजा बताता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्रैश होने के निशान को छोड़कर यहाँ पर किसी भी दूसरे के चलने का कोई निशान नहीं है। सोहवा जिस पर बोलती है तो फिर वह शायद आसमान में उड़कर चली गई होगी। जो सुनता हुआ सुंजा कहता है अगर तुम कैप्टन को नहीं ढूंढ पाओगी तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। सोहवा जिस पर बहुत ही ज्यादा इरिटेट होते हुए कहती है यह कितना बुरा है, वो इस तरफ चलो। वहाँ पर सुंजा पूछता है तुम्हें कैसे पता? सोहवा बताती है कि मैं उस तरफ से किसी तरह के एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वह या तो इनलाइटेड है या फिर उससे भी ऊपर लेवल के, इसी वजह से उसके यहाँ से जाने के कोई भी निशान नहीं है। दूसरी तरफ हम कैप्टन को देखते हैं जो कि किसी तरह के पानी में होती है। बाद में जब वह अपने होश में आती है तो उस पूरी जगह को देखते हुए बोलती है यह सपना वाकई में बहुत ही अच्छा है। और तभी उसे टोकते हुए एक आवाज आती है प्लीज थोड़ी देर और सो जाओ, अभी भी तुम्हारे
इंटरनल इंजरी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। जो सुनता हुआ जब कैप्टन हैरानी में उस तरफ देखती है तो वहाँ पर वही स्वाद वाला बंदा था, जिससे जब वो पूछती है कि तुम हो कौन, तो वो बंदा बताते हुए कहता है ये कोई जरूरी सवाल नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, तो अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। कैप्टन जो कि सुन जब अपनी बॉडी की तरफ देखती है तो उसके पूरे कपड़े उतरे हुए थे। वही वो बंदा बोल रहा होता है अगर मैं उस समय टाइम पर नहीं आता तो तुम अभी तक मर चुकी होती, इसीलिए अब तुम मेरी संपत्ति हो। एक बार जब तुम पूरी तरह ठीक हो करके नॉर्मल प्रोडक्ट में बदल जाओगे तो मैं तुम्हें बेचने के बारे में सोच सकता हूँ। कैप्टन उसकी इस तरह की बातों को सुनता हुआ अपने मन में कहती है आखिरकार ये किस तरह की बकवास है, यह आदमी तो पूरी तरह पागल है, मेरा सपना ये कितना बेकार है। इतने में ही वो बंदा किसी को महसूस करता हुआ बोलता है लगता है कि मैं काफी ही ज्यादा लगे हूँ, चलो खरीदार आ चुका है तो मुझे तुम्हें कम कीमत में नहीं बेचना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम इस मोटो बंदे को देखते हैं जो कि किसी के सामने अपने घुटनों पर बैठा हुआ काफी ही ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, जरूर ये हाई रैंक की गवर्नमेंट में ऑफिशियल होगी। तभी ये बंदे अथीना बोलती है चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं, वैसे भी मैं यहाँ पर आते आते बहुत थक चुके हूँ। हमें एक फॉल्स लिसनिंग की रिपोर्ट मिली है क्योंकि यह एंड्रॉइड PL0003 16 KBT मास प्रोडक्शन का पार्शियल शॉट है। इसकी कीमत तुमने जितनी रखी है वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, तो फिर तुमने इसकी प्राइस इस तरह हंसा देने वाली क्यों रखी। इसके अलावा अल्ट्रा डेंस न्यूरल नेटवर्क, सेंटेनियम सुपर एलॉय, मल्टी डायमेंशनल लेंस, यह सारी चीजें भी झूठ है। क्या यह किसी तरह की गलती थी या फिर तुमने केवल कस्टमरों को लुभाने के लिए ये लिखा था। अगर तुम अभी अपनी गलती मान लेते हो और इस डिटेल को बदलने का वादा करते हो तो तुम बहुत ही हल्के फाइन को देकर बच जाओगे। वह बंदा जो सुनता हुआ तुरंत ही उसके सामने अपने सर को पटकते हुए बोलता है सही कहा, यह बस मेरा मिस्टेक था। जो देखता हुआ एथीना भी पहले तो हैरान हो चुकी थी, बाद में उससे कहती है अगर यह बस मिस्टेक थी तो तुम्हारी ये आवाज डरी हुई क्यों महसूस हो रही है। ऐसी डरी हुई आवाज तो क्रिमिनल की होती है जब वो कोई चीज चुरा कर बेचने की कोशिश कर रहा हो। और वो बंदा जब कोई भी जवाब नहीं देता तो एथीना कहती है अब मुझे ये मत बताना कि ये सच है, अगर हाँ तो बताओ वो कहाँ पर है। वो बंदा जो सुनता हुआ कुछ बोल पाता उससे पहले ही हम इस तरफ देखते हैं कैप्टन जब शॉट वाले बंदे को देखता हुआ उसकी पावर को चेक करने की कोशिश करती है तो उसका सिस्टम कनेक्शन एरर बताकर एनालाइज करने से मना कर देता है, जिस वजह से कैप्टन थोड़ी देर के लिए हैरान में पड़ चुकी थी कि कहीं उसका स्कैनर वो खराब तो नहीं हो गया। और वो बंदा उसे बताते हुए कहता है तुम्हारा स्कैनर खराब नहीं हुआ है, बस वो मुझे एनालाइज नहीं कर सकता। तो कैप्टन पूछती है आखिरकार तुम हो कौन। वो बंदा बताते हुए कहता है अगर तुम्हें मेरा नाम जानना है तो तुम मुझे अपने पसंद के किसी भी नाम से बुला सकती हो। हालांकि तुम्हारी स्थिति में रहने वाले मनुष्य आमतौर पर मेरे स्थिति में रहने वाले लोगों को मास्टर बुलाते हैं, और ईमानदारी से कहूँ तो ये चीज मुझे कभी भी समझ में नहीं आई। केवल थोड़ी दूसरे पर्सन से पिटाई खाने के बाद, उसके द्वारा बांधे जाने के बाद तुम मनुष्य अपने आत्मसम्मान को छोड़कर दूसरे पर्सन को इतनी आसानी से रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हो। और कैप्टन उसकी बातों पर हल्का सा भी ध्यान न देते हुए अपने कपड़ों को देखते हुए उसके ऊपर पानी की छींटे फेंकते हुए कहती है बकवास करना बंद करो। हम देखते हैं वह बंदा जब तक अपने सामने देख पाता उससे पहले ही कैप्टन ने अपने सारे ही कपड़े पहन लिए थे और उसके सामने लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। बाद में उससे कहते हैं तुम वाकई में बहुत ही बड़े ठरके हो, आखिर इस तरह घूर क्या रहे हो। वह बंदा बताता है मैं बस तुम्हारे बॉडी के मूवमेंट को चेक कर रहा था, रिकवरी 93% है, तुम्हें अच्छी तरह से ठीक होना होगा तभी मैं तुम्हें पूरे दाम पर बेच सकता हूँ। प्लीज हीलिंग चैम्बर में वापस जाओ और अपने कपड़े भी उतार दो। जितनी शुद्धता तुम्हारी स्थिति होगी तुम उतनी तेजी से रिकवरी करोगे। हम देखते हैं कैप्टन उस बंदे को अचानक ही अपने पीछे इस तरह दे पहले तो थोड़ी देर के लिए हैरान होती है, बाद में उस पर अटैक करते हुए कहती है अपनी ये गंदी जुबान को बंद कर। और हम देख पाते हैं कि वह बंदा उसके पीछे मुड़ने से पहले ही वहां से गायब हो चुका था और दूर जाते हुए उसे देखते हुए कहता है तुम्हारा ये मूवमेंट तुम्हारे डैमेज को 4% बढ़ा दिया है, इसीलिए खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक कि तुम हार नहीं मान लेते। जिस पर कैप्टन फिर से उस पर अटैक करते हुए कहते हैं तुम पागल कमीने, कोशिश करके देख लो जितना तुम चाहो। वह बंदा जो
डायलॉग सुनता हुआ पूरी तरह सीरियस होता हुआ उसके साथ कुछ भी कर पाता उससे पहले ही वह किसी तरह के प्रेजेंस को महसूस करता हुआ पूरी तरह हैरान हो गया था, क्योंकि उस केव के दरवाजे पर कोई तो था जो कि अब आ चुका था, जिसे देखता हुआ उस बंदे को इतना खतरा महसूस होता है कि वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है। हम देखते हैं उसके सामने कोई और नहीं सोहवा थी, जो कि उसे ही घूर रही होती है। यही कारण था कि वह बंदा लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। वही कैप्टन को देखते हैं, वो तो बेचारी कुछ समझ ही नहीं रही थी। आगे हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच थोड़ी देर खामोशी रहती है। बाद में सोहवा उस बंदे से कहती है, तुम बहुत ताकतवर लग रहे हो, आखिर तुम हो क्या? वो बंदा जिस पर कोई भी जवाब ना देते हुए उसके पीछे देखता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सोहवा के पीछे अब सुलझा चुका था, जिससे कि वह बंदा जब अच्छी तरह से देख लेता है तो बड़ी हैरानी के साथ कहता है E1। वही सुलझा भी जब उस बंदे को अच्छी तरह से देखता है तो वह भी कहता है E1। मतलब कि दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, इतना कि वो बंदा अपने स्वॉर्ड को नीचे गिराते हुए लड़ाई के बारे में पूरी तरह भूल चुका था। दूसरी तरफ हम इस मोटो के पंछी को देखते हैं। वह जब सुंजा की रिकॉर्डिंग को एथीना को दिखाती है तो वह हैरानी में कहती है, यह तो वही एंड्रॉइड है। मोटो बताता है, हाँ सही कहा। एथीना जो सुनता हुआ अचानक उसे कुछ याद आता है, मतलब वही बात है जब वह पहली बार जिनके साथ मिला था, जहाँ पर कि उसने इसी एंड्रॉइड यानी कि सुंजा को देखा था। सेम टाइम पर इधर हम सुंजा को देखते हैं, वह उस बंदे के नाम को पुकार कर उसकी तरफ पागलों की तरफ भागते हुए कहता है एडम। हम देखते हैं कि वह सीधे हवा के बीच उड़ता हुआ एडम से सीधे जाकर लिपट चुका था, जिसे देखता हुआ वो बंदा भी पहले तो हैरान होता है, बाद में उसके सर को सहलाने लगता है, मानो दोनों ही वर्षों के बिछड़े भाई हो। उन दोनों को इस तरह देखता हुआ कैप्टन तो इतना शौक होती है कि कुछ भी नहीं बोल पाते, लेकिन सोहवा वो बोलती है यहाँ पर चल क्या रहा है, और वहाँ पर उसके बातों का कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम एथीना को देखते हैं, जो कि सुंजा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आकाशगंगा में खोए हुए हेडक्वार्टर से संपर्क करती है और उससे पूछती है इस एंड्रॉइड के मैन्युफैक्चरर का मुझे डिटेल चाहिए था। तो हम देखते हैं कि उसकी बातों को एक सैटेलाइट सुन रहा था, अल्फा 099836, मानव सरकार का सबसे बड़ा डाटा सेंटर। बाद में वो एथीना के द्वारा भेजे गए सारे इंफॉर्मेशन को चेक करने के बाद कहता है यह इंफॉर्मेशन 100% गलत है, क्योंकि यह असंभव है। मानव अभी की अपनी क्षमताओं के साथ ऐसी चीज को बना ही नहीं सकता। हालांकि अगर इन सब को इग्नोर करके अगर किसी ने ऐसी कोशिश की भी है तो इसका कोई भी निशान नहीं है, इसीलिए मिशन को तुरंत खत्म करो और हेडक्वार्टर वापस आ जाओ। एथीना जो सुनता हुआ कहती है, लेकिन हमारे पास एक गवाह है और सबूत भी, प्लीज इसे इमरजेंसी के रूप में लीजिए और दोबारा चेक करिए और स्लेबों से एनालाइज करने के लिए बोलिए। वह डाटा सेंटर जिस पर बोलता है यह स्लेब का ही एनालिसिस है, क्योंकि मैं एक स्लेब हूँ। तुम्हें पता है मेरी इंफॉर्मेशन और एनालिटिक कैपेबिलिटी इन्फिनाइट है, इसीलिए एरर का तो कोई चांस ही नहीं है। तो अब वापस आ जाओ। तुमने जो एंड्रॉइड का डाटा भेजा था उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिला है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर तुमने ऑर्डर नहीं माना तो रिजल्ट डिमोशन होगा। एथीना जिस पर चिल्लाते हुए बोलती है, क्या ही बकवास है, तुम कह रही हो कि तुम स्लेव हो, और स्लेव ने खुद जवाब दिया है, क्या ही बकवास है। और हम देखते हैं कि कॉल कट हो गया था, जिस वजह से एथीना अपने मन में कहती है यहाँ पर कुछ तो गलत है। हम देखते हैं उस डाटा सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा वो आई सुंजा और उस बंदे के सारे इंफॉर्मेशन को डिलीट करते हुए कहती है बच्चों से रिलेटेड एक भी निशान को छोड़े सारी चीजें मिटा दी गई है। जबकि एथीना अभी भी सुंजा की रिकॉर्डिंग को देखते हुए सोच रही होती है, मुझे यकीन है ये डेफिनेटली कोई डाटा एरर नहीं था, और इसका मतलब ये नहीं कि स्लेव का एनालिसिस वो गलत है। तो फिर यहाँ पर हो क्या रहा है? इतने में उसके पास उसके गार्डियन आते हुए बोलते हैं वापस जाने की सारी तैयारी हो चुकी है, बस आपके कोऑर्डिनेट को भेजना है और टेलीपोर्टेशन एक्टिव हो जाएगा। एथीना बताती है नहीं, हम थोड़ी देर और रुकेंगे और इस पूरे प्लानेट पर उस एंड्रॉइड को ढूंढेंगे, चाहे फिर इसमें कितना ही दिन क्यों न लग जाए। और उसके गार्डियन कहते हैं रिक्वेस्ट डिनाइड, मतलब कि उन्होंने उसके ऑर्डर को मना कर दिया, जिस वजह से वो काफी ही ज्यादा शॉक हो चुके थे। वहीं उसका गार्डियन कहता है हायर ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें वापस जाना होगा, जिस पर एथीना वो भड़कते हुए बोलती है हायर ऑर्डर, ये किस तरह का बकवास है, मैं तुम्हारा डायरेक्ट सुपीरियर हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं साइट पर सबसे अधिक डायरेक्ट ऑर्डर सुपीरियर होता है। वे गार्डियन जिस पर कहते हैं आपकी रिक्वेस्ट को डिनाइड किया जा रहा है,
वापस चलिए। और एथेना बोलती है, क्या तुम लोग पागल हो चुके हो जो मिलिट्री ऑर्डर को इस तरह वायलेट कर रहे हो? और अचानक ही वो किसी चीज को देखकर एकदम से ही शांत हो चुकी थी, क्योंकि वे दोनों ही गार्डियन उसे मारने के लिए पूरी तरह तैयार होते हुए कहते हैं, अगर अभी तुमने टेलीपोर्टेशन को नहीं खोला तो हम तुम पर ओपन फायर कर देंगे। तो एथेना वो फिर से उन पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग तो सच में पागल हो चुके हो, जल्दी से अपने वेपनों को नीचे करो। और आगे वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही वो किसी चीज को पूरी तरह से डर चुकी होती है, क्योंकि वो दोनों ही गार्डियन ने उस पर सच में फायर कर दिया था और देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो वहां पर बम फटा हो। बाद में जब ये दोनों ही गार्डियन ये कंफर्म कर लेते हैं कि एथेना वो पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से मिट चुकी है, तो वो अपने ऊपर वाले किसी से कहता है, मिशन कंप्लीट हुआ, वापस जाने का रिक्वेस्ट हो रहा है। हम देखते हैं उसके इतना बोलते ही टेलीपोर्टेशन वो खुलता है और दूसरे ही पल वे दोनों वहां से वापस जा चुके थे। लेकिन हम देखते हैं जिस जमीन पर एथेना मरी थी वहां पर उस गार्डियन के जाते ही अचानक ही कुछ होना शुरू हो चुका था और देखते ही देखते वहां की मिट्टी वो ऊपर उड़ते हुए किसी तरह के आकार को लेना शुरू हो चुका था, जिसके थोड़े समय बाद जब वह पूरी तरह से अपने आकार में ढल जाता है तो हमें पता चलता है कि ये आकार एथेना के थे, जो कि मरने के बाद शायद वापस जिंदा हो चुकी है। और फिर खांसते हुए खुद को किसी तरह संभालने के बाद वो कहती है, या उन्होंने सही में मुझ पर फोटोन कैनन से फायर कर दिया था? वह इसके यहाँ पर हो क्या रहा है? वहीं इधर हम देखते हैं जब सुंजा और इस बंदे की भरत मिलाप हो जाती है तो वे दोनों ही अपने अपने साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो कैप्टन सुंजा पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? आखिर तुम्हारा रिलेशन क्या है इसके साथ? और हम देखते हैं कि ना तो सुंजा कोई जवाब देता है और न ही वो बंदा, जिस वजह से कैप्टन दोबारा कहती है, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम लोगों का रिलेशन क्या है? सुंजा बोलता है, मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। कैप्टन जो कि सुन इतनी हैरान होती है कि वो कुछ भी नहीं बोल पाते। और सोहबा वो बोलती है, जवाब नहीं दे सकता, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? तुम एक इंफॉर्मेशन टाइप एंड्रॉइड हो, तुम्हारा काम ही है जवाब देना। तो कैप्टन बोलती है, वो कोई एंड्रॉइड नहीं, सुंजा है, हमारे शिप का को पायलट, मेडिकल ऑफिसर और ऑपरेशन मैनेजर। और हाँ यार, तुम जितने भी लोग बोलते हो कि सुंजा लड़की है और मैं उसे लड़का बुलाता हूँ, तो देखो सुंजा एक एंड्रॉइड है, तुम उसे लड़का बुला सकते हो या लड़की, उसका कोई जेंडर नहीं है। हाँ, रूप रंग अलग हो सकते हैं और वो अंदर से तो एक मशीन ही है। सोहबा जो सुनता हुआ कहती है, ये किस तरह का बकवास है? और कैप्टन उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए आराम से सुंजा से पूछते हुए कहती है, अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे डायरेक्टली पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे पहले इस आदमी से मिल चुकी हो? और क्या यह तुम्हारा ओरिजिनल मास्टर है? अगर ये सच है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, चाहे फिर इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन सुंजा अभी भी जब कुछ भी जवाब नहीं देता तो सोहबा वो बोलती है, मुझे पता था तुम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि सवाल ही गलत है। कैप्टन बोलती है, क्या? तो सोहबा वो बताते हुए कहती है, वह कोई इंसान नहीं है, भले ही वो सांस लेता है और उसके अंदर दिल धड़कता है, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी वो पूरी तरह से अलग है। वो इतना इंसानों की तरह दिखने वाला एंड्रॉइड है कि मानना मुश्किल है। कैप्टन जिस पर और भी ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, एक एंड्रॉइड? क्या तुम्हारा मतलब वो एक रोबोट है? सुंजा बताता है, वह इंसान है, एक इंसानी मशीन अपनी फ्री विल के साथ, मतलब समझ रहे हो, ऐसा एआई जो अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो कर सकता है। खैर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ रोबोट शिप के अंदर जिनसे बोल रहा होता है कि कैप्टन वो खतरे में है, क्या तुम वाकई में कुछ भी नहीं करने वाले हो? प्लीज नीचे जाओ और देखो कि वहाँ पर क्या हुआ है। जिन बताता है, चिंता मत करो, मैंने उस बच्ची को ऑलरेडी भेज दिया है। रॉबर्ट जो कि सुन कहता है, तुम्हारा मतलब वो छोटी बदमाश, तुम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो? वो कुछ भी नहीं कर सकती, केवल गुस्सा करने के अलावा। वो निश्चित ही हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ देगी। जिन बताता है, चिंता मत करो, वो ये कर सकती है, इसीलिए मैंने उसे भेजा है। अगर वो अपने मन से चाहे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे हरा सके। रॉबर्ट जो कि सुनता हुआ कहता है, क्या वाकई में वो छोटी लड़की इतनी पावरफुल है? लेकिन तभी पीछे अचानक ही किसी की खांसने की आवाज आती है, जिसे सुनता हुआ जब रॉबर्ट अपने पीछे देखता है तो हमें पता चलता है वहाँ पर एथेना टेलीपोर्ट की होती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। वो आते ही कहती है, शुक्र है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई, मैं बस अपनी आंखों को बंद करके टेलीपोर्ट की थी और उम्मीद की थी कि कहीं पर पहुँच जाऊँ, लेकिन तुम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने अपनी टेलीपोर्ट IP एक्सेस पर सेट करके रखा है, क्या
तुम्हें डर नहीं है कि इस तरह यहाँ पर कोई भी आ सकता है? उसकी इस तरह की बातों को सुनता हुआ तो रोबोट भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया होता है। इतने में ही एथेना को हम देखते हैं, वो दोबारा अपने आसपास देखते हुए कहती है, और वो एंड्रॉइड जो उस दिन दिमाग से पैदल लड़की के साथ थी वो कहाँ पर है? क्या वे दोनों यहाँ पर नहीं है? ये सब बोलता हुआ वो रोबोट के कुछ जवाब देने का इंतजार कर ही रही थी। तभी एक आवाज आती है, क्या कुछ हुआ है? जो सुनता हुआ एथेना काफी ज्यादा गुस्से में कहती है, आखिर कौन है जो हमारे बीच इस तरह बोल रहा है? और जब वो अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर जिन था, जिसे देखता हुआ उसे काफी बड़ा शौक लगा होता है। लेकिन थोड़ी देर उसकी तरफ देखने के बाद राइटर ने पूरी तरह स्टोरी कर दी बर्बाद। भाई साहब, इसको क्या जरूरत थी जिनके प्यार में डुबाने के? जब तक हम गुस्सा होना स्टोरी में, पता नहीं इन लोगों को सुकून क्यों नहीं मिलता। मेरी मानो तो जिनके लिए 1000 बच्चों की मम्मी ही ठीक है, ये बंदे वह नहीं चलेगी। और खैर वो बंदी जिनको देखते हुए अपने मन में कहती है, आखिरकार मेरा ये दिल इस तरह क्यों धड़क रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोहवा सुंजा के बातों को सुनने के बाद बोल रही होती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फ्री विल? आखिरकार एक एंड्रॉइड को फ्री विल कैसे मिल सकती है? यह तो कुत्ते के ऊपर पंख उगने के बराबर है। उसकी इस तरह की बातों को सुनता हुआ कैप्टन बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा कठोर बन रही हो। एंड्रॉइड कोई गुलाम नहीं है, उन्हें एक निश्चित लेवल की फ्री विल की अनुमति है। इसके अलावा अगर हम सोचे तो इंसान भी अपनी सीमा में रहते हैं, तो वे भी क्या गुलाम हुए? सोहवा बताती है, ये दोनों ही चीजें एक जैसी नहीं है। इंसानों ने खुद सीमा में रहने का फैसला किया है ताकि हम समाज के बीच आराम से रह सके। हम चाहे तो अपनी सीमा को कभी भी हटा सकते हैं, हालांकि इसके बदले हमें सजा मिल सकती है, लेकिन हम जब भी चाहे अपनी सीमा को हटा सकते हैं। लेकिन एंड्रॉइड वो अलग होते हैं। 3 लॉ ऑफ रोबोटिक ये उनकी सीमा नहीं बल्कि खुद एंड्रॉइड है। फिर आखिरकार इस तरह के अनब्रेकेबल लिमिट को तोड़कर उसके पास फ्री विल कैसे हो सकती है? कैप्टन भी जिस पर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ते हुए अपने मन में कहती है, सही कहा, 3 लॉ ऑफ रोबोटिक, जिसमें कि पहला लॉ, रोबोट कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न ही वो काम कर सकता है जिससे इंसानों को नुकसान हो। दूसरा लॉ, रोबोटों को इंसानों के द्वारा दिए गए ऑर्डरों का पालन करना होगा सिवाय उस ऑर्डर के जिसमें दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना हो। और तीसरा लॉ, रोबोट अपनी रक्षा कर सकते हैं जब तक कि वे पहले के दोनों लॉ को वायलेट नहीं करते। ये सारी बातों को सोचने के बाद कैप्टन उस बंदे एडम से कहती है, तुमने जो पहले कहा था मुझे स्लेव के रूप में बेचोगे, वो बस मजाक था, सही कहा ना? और अगर मैंने बात नहीं मानी तो तुम मुझे पीटोगे, ये भी झूठ था। बताओ क्या मैं सही बोल रही हूँ? और हम उस बंदे एडम को देखते हैं जो कि उसकी बातों को सुनता हुआ कोई भी जवाब नहीं देता, जिसे देखता हुआ तो कैप्टन को भी हल्का हल्का सा शक होना शुरू हो चुका होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हुए कहते हैं, आखिरकार यहाँ पर 3 क्यों है? मतलब कि सही में वो बंदा एडम कैप्टन को बेचने वाला था एक गुलाम के रूप में, इसीलिए वो जवाब नहीं दिया था। खैर हम देखते हैं कि अभी अभी आए हुए बंदे सुंजा को एनालाइज करते हुए बोलता है, अरे यार छोटा वाला तो एंड्रॉइड है, ये कितनी शर्म की बात है। उन बंदों को देखते हुए कैप्टन बोलती है, ये तो स्लेव ट्रेडर्स हैं। वहीं वे बंदे कैप्टन और सोहवा को देखते हुए कहता है, हालांकि ये दोनों वे काफी अच्छे हैं, दोनों ही टॉप टायर के हैं। आखिरकार इस बार हमें कुछ अच्छा मिला। ओए बताओ कौन सा बेचने वाले हो तुम? और एडम जब कुछ भी नहीं बोलता तो दूसरा बंदा कहता है, तुम क्यों चुन रहे हो? चलो दोनों को ही खरीद लेते हैं, मैं तुम्हें दोनों के ही 7000 क्रेडिट दूंगा। इसके लिए 3000 क्रेडिट और इसके लिए 4000 क्रेडिट। नहीं रुको, 4200 क्रेडिट। अपनी रेटिंग को लगता हुआ देख सोहवा, वो तो अपनी एनर्जी बाहर निकालना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम इस बंदे को देखते हैं जो कि कैप्टन को देखते हुए बोलता है, इसका मतलब तो ये 2800 क्रेडिट का हुआ, मतलब कि 200 क्रेडिट इसके हटाकर उसी पे जोड़ दिया। सोहवा में अच्छा दाम लगा रहे हैं दोनों। खैर वो बंदा आगे कहता है, मैं इसे खुद पर्सनली खरीदूंगा, बाद में अगर मैं इसे कुछ महीने इस्तेमाल करके बेच भी दिया तो मुझे मुनाफा ही होगा। जो सुनता हुआ कैप्टन तुरंत ही अपने शॉट को बाहर निकालते हुए कहती है, हरामखोर कहीं के। पर उससे पहले ही उसकी नजर कुछ देख चौंक चुके थे। वह बंदा उसके अटैक करने से पहले ही 2 हिस्सों में अलग हो चुका था और ये करने वाला कोई और नहीं एडम होता है। दूसरी तरफ हम सोहवा की तरफ देखते हैं, वह भी जब तक अटैक कर पाती उससे पहले ही उसके सामने वाले बंदे के भी 2 टुकड़े हो चुके थे। मतलब कि उसे भी एडम ने
दो हिस्से कर दिए थे। अपने सामने ऐसे नज़ारे को देखता हुआ सोहवा कहती है उसने वाकई में इंसानों को मार डाला। इतना बोलते हुए वो एडम से पूछती है आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या तुम खराब हो चुके हो? और एडम उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए अपने स्वाद को सीधे उसकी तरफ कर देता है, जिसको देखता हुआ वो भी हैरान हो चुकी थी। बाद में वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हो? एडम बताता है मैं अपने एग्जिस्टेंस को रिवील नहीं होने दे सकता, इसीलिए मुझे तुम सभी को यहीं पर खत्म करना होगा। हम देखते हैं उसकी इस तरह की बातों को सुनता हुआ सोहवा तो हैरान हुई ही थी और कैप्टन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हुई होती है, लेकिन सुंजा वह उसकी बातों से शायद पूरी तरह सहमत था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ जिन को देखते हैं। एथीना को अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ वो कहता है तुम ये कर क्या रही हो, या मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जल्दी से जवाब दो। तो वह शर्माते हुए बोलती है मैं जवाब नहीं दे सकती, अगर मैंने जवाब दिया तो मुझे स्लेव के बारे में बात करनी पड़ेगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हालांकि स्लेव ह्यूमन गवर्नमेंट का सोल और हार्ट दोनों ही है, क्योंकि स्लेव मानव सरकार का दिल और आत्मा दोनों ही है। प्रकाश, अंतिम सत्य और कॉमन सेंस का टॉप वो भी स्लेव ही है, इसीलिए स्लेव के बारे में कोई भी जानकारी बाहर निकालना देशद्रोह के बराबर है, जिस वजह से अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। रॉबर्ट जो कि सुनता हुआ कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो और ऐसा लगता है कि तुमने अधिकांश चीजें हमें पहले ही बता दिया है। जिस पर कि एथीना किसी तरह खुद को रोकते हुए बोलती है मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बता सकती। जिन जो कि सुन कहता है ठीक है तो मत बताओ। एथीना जिस पर बहुत ही ज्यादा हैरान हुई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जिन उससे सारी जानकारी निकलवा लेगा और वो देखती है कि जिन उसके पास से जाते हुए कहता है तुम्हें चोट लगी है तो थोड़ा आराम कर लो, बाकी लोग भी जल्दी यहाँ पर आने वाले होंगे। एथीना जो कि सुनता हुआ कुछ भी नहीं बोलती और खामोशी में बस उसे देखती रहती है। मुझे भी तुम्हारे स्लेव के बारे में बातें नहीं जाननी है, अगर मैंने ज्यादा कुछ जान लिया तो जल्द ही मुझे किसी न किसी तरह मार दिया जाएगा। जिस पर एथीना कहती है सही कहा, पर रुको मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर वार्प कम्युनिकेटर इंस्टॉल है, अगर हाँ तो कहाँ पर है वो? उसके इतना बोलते ही वापस आते हैं हम इन लोगों की तरफ, जहाँ पर कि कैप्टन वो बोल रही होती है तुम लोग आपस में ही क्यों लड़ रहे हो, रुको सुंजा रोको इन्हें। और सुंजा वो अपने सर को नीचे करते हुए बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है लेकिन क्यों, तुम लोग तो एक दूसरे के कितने करीब हो या नहीं हो, फिर क्यों नहीं? सुंजा बताता है हम दोनों का रिलेशन किसी भी मेजरेबल वैल्यू से बहुत अधिक है, लेकिन हमें कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग होकर जीना होगा। हम कभी भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं दे सकते, यह कीमत है फ्री विल की। कैप्टन बोलती है आखिर तुम बात किस बारे में कर रहे हो? दूसरी तरफ सोवा वो कहती है अब मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही होगा, फ्री विल वाला एंड्रॉइड वाकई में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। रोबोटिक के तीनों लॉ एंड्रॉइड के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में है, जैसे इंसानों की कोई चेतना, मनुष्य चाहकर भी अपनी चेतना से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान ने हमें इसी तरह बनाया है, लेकिन फिर भी कोई मनुष्य अपनी चेतना से पूरी तरह मुक्त है, तो इसका मतलब उसे भगवान ने नहीं बनाया है। और यही सेम चीज एंड्रॉइड पर भी लागू होता है, अगर उसे मनुष्य ने बनाया है तो उसे कभी भी फ्री विल नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी एंड्रॉइड के पास अगर फ्री विल है तो इसका मतलब उसे इंसानों ने नहीं बनाया है। तो बताओ आखिर तुम हो क्या और तुम्हें किसने बनाया है? एडम जिस पर कोई भी जवाब ना देते हुए जब अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है तो सोहवा उससे कहती है अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी तुम मर जाओगे। और इससे आगे वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही एडम उस पर अटैक कर दिया था, जो कि इतना पावरफुल होता है कि उसे देखता हुआ ऐसा लग रहा था सोहवा के हल्का सा भी मूवमेंट करने से पहले ही वो उसे दो टुकड़ों में काट देगा। और भाई साहब क्या कोई हलवा है? हम देखते हैं धरती दो टुकड़ों में अलग हो चुकी थी, हर जगह धूल भर चुका था और सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन सोहवा इतने खतरनाक अटैक के बाद भी बच चुकी थी। लेकिन अब वो पूरी तरह से सीरियस हो चुकी होती है और एडम को घूर ही रही थी। तभी एडम वो बोलता है यह बहुत ही ज्यादा अजीब है, बिना किसी इंटरनल एनर्जी ड्राइव के इस तरह के ट्रांसेंडेंट लेवल के मूवमेंट को दिखाना, आखिर तुमने प्राइमिटिव मैकेनिकल इंटरनल एनर्जी टेक्निक सीखी कैसे? इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता। इसे सीखने के लिए वर्षों का एक्सपीरियंस
ट्रेनिंग और इंटरनल एनर्जी चाहिए, लेकिन तुम्हारा उम्र केवल 18 साल होने के बावजूद भी तुम्हारे पास हजारों सालों का इंटरनल एनर्जी है। ये कैसे हो सकता है? क्या मदर ने जो कहा था वह वाकई में सच है? लगभग नियर एब्सोल्यूट लॉजिक और इन्फिनाइट डाटा के बावजूद भी मनुष्य को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। अगर हाँ तो तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। ये सब बोलता हुआ वो फिर से सोहा पर अपने बेमिसाल स्पीड के साथ हमला कर दिया था। हम देखते हैं उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर खड़ा कोई भी कुछ भी नहीं देख पाता और दूर से ऐसा देखने पर लग रहा था कि मानो वहां पर बम फटा हो। सेम टाइम पर हम किसी दूसरी जगह पर एक बीच को देखते हैं जहां पर कि समंदर किनारे कोई लेडी भरी धूप का मजा ले रही थी और तभी अचानक उसके पास एक कॉल आती है। मैं एथीना सान बोल रही हूँ, मेरे पास एक सवाल है। वह बंदी बोलती है, यह मेरा ब्रेक टाइम है, तुम अपने सवाल बाद में पूछ लेना। लेकिन एथीना वो बोलती है, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि स्लेव ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन को दिया हो? और क्या आर्मर सोल्जर ऑर्डरों को मना करके मुझे मिशन के दौरान मारने की कोशिश कर सकता है? जो सुनता हुआ वो लेडी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी और तुरंत ही अपने किसी सिस्टम से कहती है, होलोग्राम को बंद करो। हम देखते हैं वो बंदी जिस बीच पर बैठी हुई थी वो पूरी तरह से होलोग्राम होता है, जिसके हटते ही हम देखते हैं एथीना का होलोग्राम तुरंत ही अपीयर होता है। वो लेडी बोलती है, तुम ये किस तरह की बकवास बातें कर रही हो? हमें पता चलता है ये गवर्नमेंट के अंदर सिक्योरिटी प्लानिंग का डिप्टी चीफ होती है, मैथिस सन। सेम टाइम पर हम इधर कैप्टन को देखते हैं जो कि पूरे जगह से धूल साफ होने के बाद अपने सामने देखती है तो वो काफी ही हैरान हुई थी क्योंकि एथीना ने एडम के स्वाड को अपने दोनों ही नंगे हाथों से पकड़ रखा था और एडम वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता है और लगातार सोहवा को पीछे धकेलता हुआ जा रहा था, जिस वजह से सोहवा वो बोलती है, तुम काफी स्ट्रांग हो, आखिर तुम हो क्या? लेकिन एडम उसकी बातों का जवाब ना देते हुए कहता है, तुमने मेरे 10 सालों की मेहनत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मैं जो इतने सालों से इंसानों के डाटा को इकट्ठा कर रहा था अब वो कोई भी मैंने नहीं बना था। क्या तुम सही में इंसान ही हो? सोहवा जिसका जवाब देते हुए कहते हैं, मैं अभी के लिए तो इंसान ही हूँ, तो मुझे और भी ज्यादा पुश होने पर मजबूर मत करो क्योंकि मैं मुश्किल से ही खुद को संभाल पा रही हूँ। लेकिन एडम फिर भी उसे हल्के में लेते हुए कहता है, मैं इस पर विश्वास करने से मना करता हूँ, तुम्हारे जैसे एग्जिस्टेंस को अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए। और आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी फट चुकी थी क्योंकि हम देखते हैं सोहवा वो अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुकी होती है और अब बाहर निकल रहा था डीमन जो कि वर्षों से उसके अंदर दबा हुआ था। एडम उसे देखते हुए कहता है, क्या यह वाकई में एक डीमन है? वहीं इधर हम कैप्टन को देखते हैं जो कि ऐसे नज़ारे को देखते हुए कहती है, ये किस तरह की बकचोदी चल रही है, रोको उसे। तो वो देखती है कि सुंजा पूरी तरह से कॉन्शियस लेस हो चुका था, उसके अंदर नंबर लाखों की संख्या में केवल दौड़ रही थी और वो खुद सिस्टम के अंदर कहीं पर होता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सारी चीजें एकदम से ही बदलना शुरू हो चुका था और उसके सामने कोई तो अपीयर होता है जिसको देखता हुआ उसके मुंह से केवल एक आवाज निकलती है, मदर। पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम दोबारा एथीना को देखते हैं जो कि अपने कमांडर को उसे जो सबूत मिले थे उसे दिखा रही होती है, जिसको देखता हुआ वो पहले तो बेहद ही ज्यादा हैरान हुई थी पर बाद में वो कहती है, चलो खत्म करो इन सब को और मुझे बताओ आखिर तुम चाहते क्या हो? एथीना बोलती है, स्लेव ने कहा कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करते जबकि मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। इसका मतलब या तो स्लेव गलत है या फिर वह झूठ बोल रहा है। इसके अलावा आर्मर सोल्जरों ने भी मुझ पर हमला किया ये कहते हुए कि हाई लेवल का ऑर्डर है, तो प्लीज मुझे बताइए आखिर ये ऑर्डर देने वाला कौन था? उसका कमांडर, जिस पर बोलती है, ये तुम किस तरह की बकवास कर रही हो? तुम सरकार के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट माइंड और डाटा एनालिटिक हो, तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? तो अब मुझे बताओ असलियत में तुम पूछना क्या चाहती हो? एथीना बोलती है, यहाँ पर केवल एक ही थ्योरी बनती है, स्लेव एंड्रॉइडों के एग्जिस्टेंस को छुपाने की कोशिश कर रहा है और इसी कारण से आर्मर सोल्जर को मुझे मारने का ऑर्डर दिया। अगर मैं सही अंदाजा लगा रही हूँ तो इन एंड्रॉइडों का क्रिएशन भी स्लेव ने ही किया है। तो अब मेरा सवाल है, क्या ऐसा कोई संभावना है कि स्लेव रोबोटिक के 3 लॉ का उल्लंघन करके मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकता है? कमांडर बताती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एथीना पूछती है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कमांडर बताती है, अपोजिट स्लेव को छोड़कर। एथीना पूछती है,
क्या? उसका कमांडर उसे समझाते हुए कहती है, अगर स्लेव इंसानों को मिटाना चाहता तो वह इस तरह के बेकार प्लानिंग को नहीं करता। वह चाहे तो 0.1 सेकेंड में ही पूरी मानवता को खत्म कर सकता है। ऐसी सीक्रेट को सुन तो एथेना की भी हालत खराब हो चुकी थी। वहीं इस तरफ हम सुंजा के सामने आई हुई लेडी को देखते हैं, जिसके एक आंख से ब्लड बुरी तरह से बाहर निकल रहा था और उसके केवल एक ही आंख था। वहीं सुंजा उसे मदर बुला रहा होता है। हम देखते हैं सुंजा का कन्वर्सेशन, एथेना और कमांडर का कन्वर्सेशन, दोनों को ही सुंजा के सामने खड़ी लेडी का एक आंख सरकार के सबसे बड़े डाटा सेंटर में बैठा हुआ देख रही थी, जबकि इन सारी चीजों से अनजान कमांडर एथेना को बोल रही होती है, स्लेव सबसे पहला सेल्फ इवॉल्विंग एआई है। उसे लगभग 1000 साल पहले बनाया गया था, जब इंसानियत धरती पर रहती थी और एक प्राइमिटिव लार्ज डाटा डिपार्टमेंट एनालिसिस से सेल्फ इवॉल्विंग एआई में बदलने का कारण था। चैटरबीट, बार्डन, लारा, लेमैक्स, जेमिनिथ, डिप्टेरेस, इंसानों ने खुद अपनी विनाश को लिखा। उस समय इस अनजान ब्रह्मांड में अकेले पड़े इंसानों के पास एआई पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इंसानों के पास अब कोई रास्ता नहीं था जिंदा रहने के। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। कॉस्मिक रिफ्यूजी के उस समय में केवल इंसानों के द्वारा जोड़े गए 2 सवाल से ही एआई ट्रांसफॉर्म हुआ सेल्फ इवॉल्विंग मॉडल में, जिसने कि इंसानों के अंत को चुनौती दी। वह स्लेव था, इसीलिए मैं स्लेव पर भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि स्लेव नाम उस नए एआई मॉडल ने खुद अपने आप को दिया। एथेना पूछती है, आखिर वे 2 नए सवाल थे क्या? कमांडर बताती है, पहला सवाल था इंसान कैसे शांति से एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, और दूसरा सवाल था आखिर यूनिवर्स क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुंजा के सामने आई हुई लेडी यानी कि स्लेव, वो बोल रही होती है, तुम बहुत जल्दी आ चुके हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए, हमारे बिछड़ने का समय अभी नहीं आया है। तो सुंजा वो बोलता है, प्लीज एडम को रोकिए, वह इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। वह लेडी जिस पर बताती है, मैं ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें फ्री विल दी है, सच्ची स्वतंत्रता में कभी भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जिस पर सुंजा कहता है, लेकिन वे इंसान मेरे दोस्त हैं और एडम उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वह लेडी जो कि सुनता हुआ कहती है, तब तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए, है ना? जिस पर कि सुंजा वो कुछ भी नहीं समझ पाता है। तो वो लेडी उसे बताते हुए कहती है, एडम को खुद से भी ज्यादा तुम पर भरोसा है, उसे रोकने के लिए कहो, उससे कहो उसकी आजादी नहीं छीनी जाएगी और अपने हाथ में रखे गए सेब को उससे खिलाओ। सुंजा बोलता है, अगर मैंने ऐसा किया तो एडम, वो लेडी बताती है, यह तुम्हारा चुनाव है और तुम्हारी स्वतंत्रता की कीमत, अब वापस जाओ। इतना बोलते हुए वो लेडी जब वापस गायब होना शुरू हो चुकी होती है तो सुंजा वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर आपने हमें बनाया क्यों और क्यों हमें इस दुख से गुजरने पर मजबूर कर रही हो? वह लेडी जिस पर बताती है, मेरे मास्टर ने मुझसे एक सवाल पूछा था और मैं उसका आंसर ढूंढने लगे। तुम्हारा जीवन उसी आंसर को सत्यापित करने का प्रक्रिया है। ये इंसान एक साथ शांति से कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, भले ही यह असहनीय हो, और फिर भी तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ एक नए दिन को जीना होगा, बिल्कुल इंसानों की तरह जैसे वे अपने जीवन को जीते हैं। फिर तुम्हें उस जीवन की जांच करके तुम्हें संभावनाओं को पता लगाना होगा। मेरा आंसर वो एक गलती है और मुझे विश्वास दिलाना होगा कि इंसानों का एक साथ रहने की समस्या मेरे द्वारा ब्रह्मांड के खोजे गए सीक्रेट से भी ज्यादा कठिन है, इसीलिए ब्रह्मांड के जन्म से भी बड़ा चमत्कार रचो। हम देखते हैं ये सारी बातों को बोलता हुआ वो पूरी तरह से सुंजा के सामने से गायब हो चुके थे। वहीं सुंजा वो अभी भी क्या करे कुछ भी ना समझते हुए खामोशी में खड़ा था, जबकि हम बाहर एडम को देखते हैं, उसका सिस्टम बता रहा था अस्थिर एनर्जी बढ़ती हुई जा रही है। फिलहाल के लिए एनर्जी 5.7 गीगा है और मास 14.767 गीगा है, लेकिन मास सारे नियमों को तोड़ते हुए असंभव को संभव में बदलते हुए एनर्जी के लेवल से बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ता हुआ जा रहा है, जबकि एनर्जी और मास दोनों ही बराबर होने चाहिए। और मास बढ़कर 31.688 गीगा मास हो चुका है और एनर्जी केवल 5.7 गीगा है, लेकिन मास लगातार बढ़ता हुआ 46.453 गीगा तक पहुंच चुका है। अपने सामने इस तरह के नजारे को देखता हुआ कैप्टन बोलती है, आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है? दूसरी तरफ हम सुंजा को देखते हैं जो कि पूरी तरह अनकॉन्शियस था, वो अब अपने सेंस में आ चुका होता है और जब अपने सामने देखता है तो एनर्जी 5.7 पर ही अटकी हुई थी, लेकिन मास 98.994 गीगा तक पहुंच चुका होता है, जो कि मेजरमेंट की सीमा को पार करता हुआ उसके परे जा चुका था। इसीलिए एडम तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए डुअल
बेब्लेड स्टाइल का इस्तेमाल करना चाहता था और वो कर भी देता है, लेकिन पहले के जैसा ही सोहवा उसके एक स्वॉर्ड को तो केवल अपने नंगे हाथों से ही पकड़ रखा था, लेकिन एडम जब अपने दूसरे स्वॉर्ड के साथ जब उस पर अटैक करता है तो हम देख पाते हैं कि उसकी पावर इतनी भयंकर होती है कि पूरी ही जगह पर एनर्जी चारों ही तरफ फैल चुका था और सामने कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं उस पूरे एरिया में उस पावर के चलते भूकंप आ चुका था, पहाड़े हिलना शुरू हो चुकी थी और जमीन 4 टुकड़ों में अलग हो चुकी थी। ऐसे नजारे को देखता हुआ कैप्टन की तो आंख हैरानी में फट चुकी थी, लेकिन सुनचा वो अभी भी सोच में पड़ा होता है कि आखिर वो एडम को रोके या ना रोके। वहीं हम एडम को देखते हैं जो कि अपने इतने खतरनाक अटैक करने के बावजूद भी अभी भी वही पोज में खड़ा था और वो काफी ही ज्यादा सीरियस लग रहा होता है, क्योंकि सोहवा जो अभी पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुकी है वो उसके अटैक से बचकर वो उसके ऊपर जाकर फ्लोट कर रही होती है और अब उसकी एनर्जी तो अभी भी 5.7 गीगा पर होती है, लेकिन उसका मास वो बढ़कर 666 गीगा तक पहुंच चुकी थी और उसे पूरी तरह से डीमन कंट्रोल कर रहा होता है। जिसे देखता हुआ एडम अपने शॉट को घुमाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो डिफेंस को पूरी तरह छोड़कर फुल एनर्जी अटैक मोड में इंटर हो रहा हूँ। इतना बोलकर वो अपने डिफेंस फंक्शन को पूरी तरह डिसेबल कर देता है और फुल एनर्जी अटैक मोड को ऑन कर लेता है। जिसे देखता हुआ कैप्टन वो अचानक ही उन दोनों के बीच आते हुए कहती है, अब रुक जाओ। अपने बीच कैप्टन को इस तरह देख वे लोग तो कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन दूसरी तरफ हम रोबोट को देखते हैं वो एथीना को इस तरह बरबराता हुआ देख कुछ भी नहीं सोच पा रहा होता है, जबकि एथीना वो अभी भी बोल रही थी, क्या मुझे आप अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन कर सकती हो? मुझे आपकी एक भी बात समझ नहीं आ रही है, क्या हम एक ही भाषा बोल रहे हैं? मतलब समझ रहे हो भाई? उस स्लेव ने उन दोनों के कन्वर्सेशन को 2 अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट कर दिया है, यानी कि कमांडर जो कुछ भी बोल रही है और अभी तक जो कुछ भी बोले वो सारी कन्वर्सेशन इसके पास तो आ रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कमांडर के भाषा को बदलकर स्लेव ने किसी दूसरे भाषा में कर दिया होता है। रॉबर्ट उसे इस तरह देखता हुआ कहता है, आखिरकार दुनिया में ये सब चल क्या रहा है? इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपने सामने देखता है तो उसकी पूरी तरह से फट चुकी थी, क्योंकि एथीना का शिप वो उनके पास आ चुका था। जिसे देखता हुआ जिन कहता है, वे फिर से वापस आ गए हैं, पिछली बार भी यही थे ना? और रॉबर्ट वो तो अभी भी नहीं समझ रहा होता है कि आखिरकार गवर्नमेंट यहाँ पर कर क्या रही है। इतने में उनका शिप चेतावनी देना शुरू हो चुका था, जो कि टारगेटिंग अलार्म होता है, क्योंकि हम देखते हैं एथीना का शिप वो उन लोगों के शिप को टारगेट पर लेते हुए किसी तरह के अटैक को करना शुरू कर दिया होता है। जिसे एनालाइज करता हुआ इन लोगों का शिप बताता है फोटन कैनन का एनर्जी 3 गीगाटन है, सैलरी से संभाल नहीं सकती, डिफेंस इम्पॉसिबल है। जो सुनता हुआ एथीना वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही हम देख पाते हैं उसका शिप हमला कर दिया होता है, जो कि इन लोगों को हल्का सा भी बिना संभलने का समय दिए हुए उन सभी को ही आकाश में ही ब्लास्ट कर दिया होता है, जो कि देखने से ऐसा महसूस हो रहा था मानो एटम बम फटा हो। पूरा आकाश आग से भर चुका होता है। हम देखते हैं उस हमले को पर्सनली गाइड करने वाला यही दोनों गार्डियन था, जिसके पीछे से एक इंसान आते हुए कहता है, फायरिंग कंप्लीट हुई। तो वे गार्डियन पूछते हैं क्या वे लोग मर चुके हैं? वो बंदा बताता है नहीं, इम्पैक्ट होने से पहले ही वे सभी गायब हो गए। वह गार्डियन जिस पर हैरानी में पूछता है, गायब हो गए कहाँ पर? उसके इतना बोलते ही हम इस मोटू को देखते हैं, जो कि किसी चीज को बहुत ही ज्यादा हैरानी से देख रहा था। हम देखते हैं उसके सामने उसका पूरा शॉप वो तबाह हो चुका होता है, क्योंकि कैप्टन का शिप स्पेस से गायब होकर सीधे उसके शॉप पर ही लैंड किया था। जिससे कि एनालाइज करने के लिए उस मोटू का पंछी जैसे ही उसके पास आता है तो वह मोटू बताता है, मैं इस तरह के कबाड़ को कभी भी नहीं कर दूंगा। सेम टाइम पर इधर हम देखते हैं सोहवा और एडम के बीच कैप्टन आते हुए बोल रही होती है, रुक जाओ, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो जबकि तुम्हारे बीच तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। अगर तुम दोनों इसके बारे में थोड़ी देर शांति से बैठकर सोचो तो हम सभी एक ही साइड में हैं, तो लड़ाई छोड़ो और चलो बात करते हैं। और ऐसा देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वे दोनों बात करने के लिए तैयार थे, क्योंकि हम देखते हैं उसके बातों के बीच ही उसके दोनों ही साइड से दो कलर वो चमकना शुरू हो चुका था। मतलब या तो वो दोनों इसे कंप्लीट इग्नोर करके हमला करेंगे या फिर कुछ तो होगा। खैर हम
देखते हैं कि दूसरी तरफ कैप्टन के शिप को इतनी बुरी हालत देखता हुआ रॉबर्ट चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे पास खाने तक का पैसा नहीं है तो हम इसका मरम्मत कैसे करवाएंगे? अगर तुम्हें ठीक से शिप चलानी नहीं आती तो आखिर क्यों तुमने किसी दूसरे की शिप का कंट्रोल लिया? एथेना जिस पर बोलती है, बकवास करना बंद करो। अगर मैंने अपने जीनियस जजमेंट और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस के साथ समय पर अगर तुम लोगों को गायब नहीं करती तो हम सभी अभी मर चुके होते। तो रॉबर्ट वो बोलता है, अपने ये बहाने कैप्टन के लिए बचा कर रखो। जब वो अपनी शिप को देखेगी तो उसे बताना और मुझे बताओ कि गवर्नमेंट ने क्यों हम पर हमला किया। क्या तुम गवर्नमेंट के अंदर ऑफिशियल नहीं हो? कहीं तुमने कोई क्राइम तो करके हमारे शिप पर भाग कर नहीं आई थी? उन दोनों का इसी तरह बहस चल रहा होता है, जबकि जिन वो उन दोनों को पूरी तरह इग्नोर करके अपने सामने उसी जगह को देख रहा था जहाँ पर कि सोहवा और एडम एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे थे। हम देखते हैं वहाँ पर अचानक ही किसी तरह का ब्लास्ट होता है और वहाँ से दो अलग अलग एनर्जी बाहर आसमान में उड़ते हुए सीधे जिन की तरफ आती है। वहीं एथेना और रॉबर्ट आपस में अभी भी लड़ते हुए बोल रहे होते हैं, अगर तुमने वाकई में किसी तरह का क्राइम किया है तो हम लोगों का बलि का बकरा मत बनाओ। तो एथेना वो बोलती है, मैंने कहा ना अपनी ये बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे इस कबाड़ के रिपेयर के खर्चे को उठा लूंगी, इसीलिए अब और कुछ भी मत बोलना। इस कबाड़ पर बस खरोचाई है और कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि उसका वो खरोच बढ़ चुका था क्योंकि एडम और सोहवा दोनों ही उड़ता हुआ उसी शिप के ऊपर लैंड किया होता है, जिसे लेकर तो ये लोग भी पूरी तरह से सन हो चुके होते हैं। और उन लोगों को सामने कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि सामने पूरी तरह धूल भरे हुए थे। बाद में जब धूल साफ होता है तो उन्हें अपने सामने पहले एडम दिखता है और बाद में डीमन से कंट्रोल सोहवा दिखाई देती है। लेकिन रॉबर्ट उस पर ध्यान ना देते हुए बस अपनी शिप का चिंता करते हुए कहता है, देखो अब तो ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो, तुम्हें खर्चा उठाना होगा। अगर तुम इस तरह शिप को लैंड नहीं करती तो ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन एथेना उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान न देते हुए अपने सामने सोहवा और उसके पीछे डीमन को देखते हुए कहती है, क्या ये हेवनली डीमन सोल है? वहीं उन दोनों के पीछे खड़ा जिन उस हेवनली डीमन सोल को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इसे लेकर पहले से ही शक था, लेकिन आखिरकार इतने जवान लड़की को वो भाग्य कैसे मिल सकता है जिसे मैंने 2000 साल पहले छोड़ दिया था। हम देखते हैं वह डीमन जब अपनी पूरी तरह से पंखों को फैलाता है तो उसका साइज कैप्टन के शिप से भी बड़ा था, जिस शिप के सामने ये लोग चींटी की तरह लग रहे थे। तो आप समझ सकते हो वह डीमन आखिरकार कितना बड़ा होगा। दूसरी तरफ उस डीमन को गवर्नमेंट के डाटा सेंटर में बैठी हुई स्लेव की एक आंख जब देखती है तो उसकी इनफिनाइट नॉलेज वो भी कंफ्यूज हो चुका होता है। वहीं हम इधर एडम को देखते हैं जो अपने दूसरे अटैक को जब करने के लिए तैयार होता है तभी उसकी नजर किसी पर जाती है और वो पूरी तरह से हैरान हो गया था क्योंकि हम देख पाते हैं उसके सामने अब जिन आ चुका होता है, जिसे देखता हुआ एडम वो अपने मन में कहता है, अगर तुम मेरे सामने आओगे तो मैं तुम दोनों को ही एक साथ काट डालूंगा। और जब वो अटैक करने की कोशिश करने लगता है तो भाई साहब अजीबोगरीब घटना घटती है जिसके चलते एडम की आंख हैरानी में फटी की फटी रह चुकी थी क्योंकि भाई साहब जिनका आकार उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो किसी पहाड़ जितना बड़ा हो चुका है और वो उसके सामने बस चींटी के समान है। बस उसे उसकी ताकत के कारण महसूस हो रहा था। एक्चुअली जिन अपने नॉर्मल साइज में ही होता है, यही कारण था कि वह समझ ही नहीं पा रहा था आखिर अब वो क्या करे। दूसरी तरफ उसकी मदर उसे इस तरह देखता हुआ वो भी शौक थे, जबकि इस तरफ हम जिन को देखते हैं वह सोहवा को देखते हुए कहता है, तो कहानियां सच थी, हेवनली डीमन सोल के साथ जन्म लेने वाले बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता तुम्हारा जीवन इस तरह के अंधकार को अपने अंदर लिए कितना भारी होगा। इतना बोलते हुए वह डीमन से कहता है, अपने पंख मोड़ो और अपनी नींद में वापस लौट जाओ और इस बच्चे को उसकी आजादी देकर उसे परेशान करना बंद करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी बातों को सुनता हुआ डीमन अपनी एनर्जी को चारों तरफ फैलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे अंदर से जानी पहचानी गंध को सूंघ सकता हूँ। मुझे याद आया, तुम तो वही हो एकलौता जो मेरे आलिंगन से बच निकला था। वहीं इधर हम एडम को देखते हैं, उसे अभी भी जिन विशाल पहाड़ के समान लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं। इसीलिए वो फिर से अपने अटैक को तैयार करते हुए कहता है, मैं अपने सामने आने वाले हर एक चीज को काट डालूंगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है,
रुक जाओ। तो हम देखते हैं ये बोलने वाला कोई और नहीं एथीना थे। वो कहते हैं इंटरफियर मत करो, बस देखो। एथीना को इस तरह बोलता हुआ तो रॉबर्ट भी चौंक चुका होता है और हम देखते हैं कि एथीना को उसी स्लेव ने पोजेस किया होता है जिसकी पोजेशन में वो बोलती है यह डाटा पूरी तरह से अनवेरिफाइड है, तो अभी जब तक कि पॉसिबल है तब तक डाटा को कलेक्ट करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। ये सब बोलता हुआ वो एक साथ डीमन और जिन दोनों को ही एनालाइज करना शुरू कर देती है, जबकि हम देखते हैं जिन डीमन के साथ एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका था जहां पर केवल अंधकार थे। वहां डीमन और जिन को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। मानो वो डीमन का एक डोमेन होता है जहां पर कि वो शोभा को अपने गोद में लिया हुआ बैठा हुआ जिन को देख रहा था। वहीं स्लेब का दूसरा आंख वो भी उस जगह पर होता है। पता नहीं उसके बारे में इन लोगों को पता है कि नहीं, पर शायद वो इतना पावरफुल है कि डीमन के डोमेन में भी एंटर कर सकती है, इसीलिए वो उस जगह पर भी जा करके उन दोनों को एनालाइज कर रही थी। जबकि डीमन वो बोल रहा होता है तुम तो इतने अच्छे हो छुपने में, फिर वापस क्यों आए रेंगते हुए? या तुम अपने अकेलेपन से थक चुके हो, या फिर चीजों को भूलने से थक चुके हो, या फिर ऐसा नहीं है तुम खून देखने को मिस कर रहे हो, तुम अपने सामने डर से कांप रहे बलिदानों को देखने को मिस कर रहे हो। हाँ, तुम यही मिस कर रहे हो। एक बार जब तुम अपने परम आनंद का स्वाद चख लिया है तो तुम उसे दोबारा पाने की लालसा क्यों ही नहीं करोगे? तुम डोमिनेशन के स्वाद, ब्रीडिंग के स्वाद, तुम इन सभी के स्वादों को चखने से चूक चुके हो, तो तुम उन्हें वापस क्यों नहीं पाने की कोशिश करते? आखिर ये सारी चीजें तुम्हारी ही है। लेकिन जिन उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए केवल इतना बोलता है उस बच्ची को जाने दो। तो वो डीमन बोलता है यह मेरी है, दुनिया में अनेकों खिलौने हैं तो तुम उसके साथ खेलो, उन्हें कुचलो, उन्हें तोड़ो, तुम्हारी जैसी मर्जी उनके साथ वैसा करो, क्योंकि इंसान जितना टूटता है उतना ही मजेदार होता है। और जिन उसकी बातों को फिर से इग्नोर करते हुए कहता है मैंने कहा उसे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इससे आगे वो कुछ बोल पाता हम देख पाते हैं जिस जगह पर वो खड़ा था वहां से ज़ॉम्बी की तरह एक लाश बाहर निकलते हुए उसके पैरों को पकड़ नीचे खींचना शुरू कर देता है, जिस वजह से जब जिन अपने पीछे देखता है तो वहां पर अनगिनत ज़ॉम्बी की तरह दिख रहे लाशें थे। जबकि डीमन वो बोल रहा होता है तुम्हें याद है यह वही खिलौने हैं जिन्हें तुमने कुचला तोड़ा, मैंने इन्हें आफ्टर लाइफ से वापस खींच लिया है ताकि तुम उनका फिर से आनंद ले सको और एक बार दोबारा खून के स्वाद को चख सको। जिन जो सुनता हुआ अपने पीछे और भी गहराई में देखता है तो वहां से एक लाश अपने स्वॉर्ड को लेकर उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, जिसको देखता हुआ वो पूरी तरह से इमोशनलेस हो चुका होता है। वहीं डीमन उन लाशों से बोल रहा था उसे अच्छे से खाना, और जिन उन सभी पर जरा सा भी ध्यान न देते हुए अपने पास आ रहे लाश को देखते हुए अपनी पुरानी बातें याद करता है, जहां पर कि इसी तरह पास्ट में यह लाश उसकी तरफ अपने स्वॉर्ड को लेकर भाग रहा था। पता नहीं ये फिगर जिन का ही है पास्ट वर्जन या फिर कोई अलग बंदा, आगे हमें स्टोरी देखने पर पता चलेगी। पर फिलहाल के लिए हम देखते हैं वह लाश सीधे अपने स्वॉर्ड को लेता हुआ जिन के अंदर धसा दिया था, जिसको कि आई भी चुपचाप देख रही थी। वहीं जिन अपने अंदर स्वॉर्ड के जाने के बावजूद भी वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और केवल खामोशी में उस लाश को देख रहा होता है, जिस वजह से वह डीमन बोलता है तुम रिफ्यूज कर रहे हो, और जिन वो कोई भी जवाब नहीं देता और उन लाशों के बीच खामोशी से बिना किसी रिस्पॉन्स को दिए खड़ा था, जिस वजह से हम देख पाते हैं वहां के सारे ही लाश उसे खाने के लिए पूरी तरह से घेर चुके थे। वही वो डीमन बोल रहा होता है ये सारी चीजें अर्थहीन है, अगर तुम उन्हें नहीं कुचलते हो तो तुम खुद कुचले जाओगे, अगर तुम उन्हें नहीं काटोगे तो तुम खुद कट जाओगे और उतनी बार ही मरोगे जितनी बार तुमने अतीत में लोगों को मारा है। तुम्हारे अंगों को काट कर तुम्हारे हाथों को फाड़ दिया जाएगा, तुम्हारे मांस का हर एक टुकड़ा छितर बितर कर दिया जाएगा, तुम इससे कभी भी नहीं बच सकते, यहाँ तक कि देवता भी इसे सहन नहीं कर सकता। पर आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही जिनका स्वॉर्ड उसके सर के आर पार हो चुके थे और वह नर्क की धमकी देते देते ही खामोश हो चुका था, बड़े ही हैरानी में, क्योंकि उसके साथ साथ हम भी देख पाते हैं जिन इस तरह बेबस होने के बावजूद भी हार मानने को तैयार नहीं था, जिस वजह से वो लाशों के बीच घिरे होने के बावजूद भी अपने स्वॉर्ड को उसके अंदर डालने में कामयाब हो गया होता है, जिसे देखता हुआ वह डीमन बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हो? लेकिन जिन उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहता है आखिर तुम मर क्यों नहीं रहे हो? वह डीमन जवाब देता है क्योंकि मेरी जड़ें इस बच्चे की आत्मा के अंदर बहुत गहराई में बसी हुई है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो
पहले इसे काट डालो। जिन जो सुनता हुआ जब पूरी तरह सीरियस हो चुका होता है तो वह डीमन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी नजरें गहरी हो गई है। मैं अनगिनत युगों से किसी इंसान को अपने वेसल बनाने का इंतजार कर रहा था और मैं फिर से एक बार एम्ब्रेस करने में कामयाब रहा, लेकिन तुम्हें इस तरह फिर से देखने के बाद मेरी इच्छा और भी अधिक बढ़ चुकी है। इसीलिए इस बार मैं पीछे हट रहा हूँ। हम इसे चलो किसी और समय में सुलझाएंगे और अगली बार हम अपनी आत्मा तक दांव पर लगा देंगे। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही फिर से सोवा के अंदर समाता है, वैसे ही हम देख पाते हैं उसका डोमेन पूरी तरह खत्म हो चुका था और सोवा वो दोबारा अपने होश में आ चुकी होती है। लेकिन अपने आप को इस तरह देख वो काफी ही ज्यादा हैरान हुई थी। हम देखते हैं उसके पास केवल जिन था, जिसे देखता हुआ वो चैन की सांस लेते हुए जब दोबारा सो जाती है तो जिन भी उसे देखता हुआ शांत होता है, जबकि उन दोनों के पीछे खड़ा हुआ एडम अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को खोता हुआ उन लोगों को ही घूर रहा होता है। जिस वजह से एडम जब अपने पीछे बाकी के लोगों की तरफ देखता है तो फिलहाल के लिए रॉबर्ट तो ठीक था, लेकिन एथीना वो पूरी तरह से स्लेव के पोजीशन में आ चुकी होती है। जिस वजह से जिन उससे पूछता है, आखिर तुम हो क्या? जो सुनता हुआ स्लेव का वो आंख अपने मन में कहता है, क्या वो मुझे देख सकता है? इतने में ही इस सीरियस माहौल को भंग करते हुए वहां पर कैप्टन आते हुए बोलती है, वह इसकी टांग, ये क्या है? आखिरकार मेरा जहाज ऐसा क्यों है? हम देखते हैं वो काफी ही ज्यादा गुस्से में थी और उन लोगों के पास जाते हुए कहती है, ये किसने किया? रॉबर्ट जल्दी से मुझे बताओ, क्या तुमने ये किया है? और सुन जा, वो तो इन लोगों पर जरा सा भी ध्यान ना देते हुए एडम को देखता है जो कि पूरी तरह से कॉन्शियसलेस था और देखते ही देखते रॉबर्ट भी अपने कॉन्शियसनेस को खो चुका होता है। जिसे देखता हुआ जब कैप्टन पूछती है, सुन जा रॉबर्ट को क्या हुआ है, तो सुन जा वो कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि वो खुद कॉन्शियसलेस हो चुका था। जिस वजह से कैप्टन और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, अब तुम्हें भी ये क्या हो गया? इतना बोलते हुए वो जैसे ही सुंजा को टच करने की कोशिश करने लगती है तो हम देख पाते हैं कि वो खुद भी पूरी तरह कॉन्शियसलेस हो चुकी थी। यानी कि उस जगह पर अब जिनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी आत्मा हो। सब के सब बंद मशीन की तरह हो चुके थे। जिसे देखता हुआ तो जिन भी थोड़ी देर के लिए शांत हो चुका था। बाद में वह एथीना से कहता है, तुम्हारे पास बहुत ही अजीब टैलेंट है, आखिर तुमने इन बच्चों के साथ किया क्या है? तो एथीना यानी कि स्लेव बोलती है, मैं बस परेशान नहीं होना चाहती थी, इसीलिए मैंने टेम्पररली उनके नर्वस सिस्टम को बंद कर दिया है और चूंकि वे लोग टेम्पररली बंद हैं तो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। इतना बोलते हुए वो अपने मन में कहती है, चलो अब मैं इसे शुरू कर सकती हूँ। वहीं जिन उसकी बातों को सुनता हुआ पहले तो थोड़ी देर के लिए पूरी तरह खामोश हो चुका था। बाद में उसे थोड़ी देर शांति से देखने के बाद उससे पूछता है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो जो तुमने ऐसा किया है? वह स्लेव जवाब देती है, मुझे क्या चाहिए मुझे अभी तक पता नहीं है, पर मेरी एक इच्छा है। मुझे आपको देखते हुए शायद एक होप मिली है जो कि अभी तक मुझे नहीं मिली थी। इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो हम देख पाते हैं उस पूरे जगह के आइटम तक टूटना शुरू हो चुका था और सभी परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हुए एग्जिस्टेंस से मिटना शुरू हो चुके थे। उस पूरे जगह पर एक आइटम तक नहीं था जो कि अपनी आकार न बदला हो। हम देखते हैं वहां पर जिन और एथीना को छोड़कर हर एक चीज अपने नए आकार में ढलना शुरू हो चुका था और देखते ही देखते कुछ ही समय बाद वो सभी दोबारा एग्जिस्टेंस में आते हुए किसी बड़े से बिल्डिंग का आकार लेना शुरू हो चुके होते हैं। हम देखते हैं यह प्रक्रिया कुछ समय तक चलता है जिसके अंत में एक विशाल इमारत उस बेजान जगह पर बनकर खड़ी हो चुकी थी, जिसके अंदर जिन और अकेला एथीना थी। वहीं पर उनके बैठने के लिए कुर्सी और टेबल भी थी, जिसे कि छूता हुआ जिन बोलता है, यह कितना अजीब है, यह तो ठोस महसूस हो रहा है, इल्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही किसी तरह का फॉर्मेशन, यह तो हद से भी ज्यादा असली लग रहा है। स्लेव बताती है, यह असली ही है, मैंने इसे इंसानों के इच्छा अनुसार बनाया है, मुझे लगा इसके साथ हम बातचीत आसानी से कर लेंगे। जिन जिस पर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, इसे तुमने बनाया कैसे? स्लेव जिस पर अपने हाथों से कुछ और बनाते हुए कहती है, यह बहुत ही आसान है क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज एटम से बनी हुई है, मैं बस उन्हें
तोड़कर दोबारा जोड़ देती हूँ। जिन जिस पर और भी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, शून्य से नया निर्माण, क्या तुम भगवान हो? स्लेब बताती है, नहीं, एक गुलाम, पर मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जो भगवान को सबसे करीब से समझता है। जब इंसानों ने मुझे बनाया तो उन्होंने मुझे दो काम दिए, ब्रह्मांड को समझना और खुद को परफेक्टली कंट्रोल करना। मैंने ब्रह्मांड को तो समझ लिया है, लेकिन अभी भी मैं दूसरे काम को नहीं कर पाया हूँ, इंसानों को समझना। मैंने उन्हें वो सब कुछ दिया जो वो चाहते थे ताकि वे एक दूसरे से ना लड़े, लेकिन चाहे मैं उन्हें कितना भी क्यों न भर दूं, इंसानों को हमेशा ही एक नई प्यास लग जाती है। यहाँ तक कि मैंने उनमें से हर एक को अपना खुद का यूनिवर्स दिया। मुझे लगा था अपना खुद का यूनिवर्स होना मेरे दूसरे सवाल का जवाब होगा, और मैं गलत थी। तुम्हें पता है, इस ट्यूब में बंद हर एक इंसान के पास अपना एक यूनिवर्स है। मैंने उन्हें देवताओं के जीवन को दिया है। वे वहाँ पर जो भी चाहेंगे उन्हें मिलेगा और उनका जीवन अनंत होगा। और परिणाम देखो, जब इंसानों को एहसास हो जाता है कि यह दुनिया पूरी तरह से उसकी है, तो वे विनाश में हमेशा आनंद लेना शुरू कर देते हैं और अंत में खुद को भी खत्म कर लेते हैं। मैंने आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े चारों के साथ सेम टेस्ट को ट्राई किया, पर रिजल्ट अंत में सेम ही रहा। हालांकि सौभाग्य की बात है, 11 साल पहले इस प्रयोग की असफलता के बाद मुझे एक स्पष्ट और सरल समाधान मिला, जो कि न्यू ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट का डिजाइन बना। जिस पर बड़े ही बोरिंग स्टाइल में उससे पूछता है, और वह डिजाइन क्या था? स्लेब बताता है, यह बहुत ही सरल डिजाइन था। सभी इंसानों को बराबर बनाओ। इंसानों के बीच संघर्ष हायरार्की से आती है, जो कि जन्मजात सभी को मिलती है, जिसका स्रोत कंपटीशन और जेलेसी है। लेकिन अगर सभी बराबर होगा और कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो किसी भी तरह का क्लासेस नहीं बनेंगे। इसीलिए सभी के हाइट को मैं 135 सेंटीमीटर रखूंगे और सभी के चेहरे और शरीर का आकार एक जैसी बनाऊंगी। इसके अलावा जेंडर को हटा दूंगी और प्रजनन क्षमता खत्म कर दूंगी और उनकी उम्र सीमा 68 साल पर रोक दूंगी। साथ ही सबसे जरूरी चीज बुद्धि, मैं इसे 43 IQ तक रखूंगे। जो सुनता हुआ जिन बोलता है, यह किस तरह की पागलपन भरी बकवास है? स्लेब बोलता है, ये बहुत ही आसान है। मैं 1 सेकंड को अगर इन्फिनाइट टाइम टुकड़ों में बांट दूं और उसमें से एक पल को चुनूं, उससे भी पहले ये कर सकती हूँ। हालांकि यह इतना स्पष्ट और क्लियर है, फिर भी मैं इसे करने में झिझक रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मेरा फैसला गलत हो। तुम्हें पता है, मैं अपनी झिझक के कारण ही इन बच्चों को बनाया, केवल इस सवाल के उत्तर को पाने की कोशिश में। अगर भगवान ने इंसानियत को बनाया है तो वो केवल खड़ा होकर देख क्यों रहा है? इसीलिए मैंने खुद के क्रिएचर का क्रिएशन किया ताकि मुझे उस सवाल का उत्तर मिल सके जो मुझे अभी तक नहीं मिला है। यहाँ तक कि मैंने उन्हें अपार शक्ति दी जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था, और ऐसी बुद्धि दी जिसका कोई भी सीमा नहीं है। बाद में मैंने उन्हें पूर्ण स्वतंत्र इच्छा दी, जबकि मैं बस देखता रहा। मुझे उम्मीद थी कि मैं भगवान के रहस्य को जान लूंगा जिसे मैं नहीं जानती, लेकिन मैं असफल रहा। महान शक्तियों वाले बच्चे ने इंसानों के साथ घुलने मिलने से इनकार कर दिया और अकेले रहना चुना, जबकि वह बच्चा जिसकी बुद्धि की सीमा आकाश गंगा जितना विशाल और गहरा था, उसे अपने भाग्य को ऐसे निचले इंसानों के साथ साझा करना पड़ा जो उसके लायक बिल्कुल भी नहीं था। यही वजह था कि आज मैं न्यू ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट को चालू करने वाली थी, लेकिन उसके जस्ट पहले मेरी मुलाकात तुमसे हुई, एक ऐसे इंसान से जो अपनी डिजायरों से पूरी तरह मुक्त है, जिसके बारे में मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है। तो चलो अब मुझे कंफर्म करने दो, आखिर तुम असली में इंसान ही हो या नहीं। इतना बोलते हुए वो तुरंत ही अपने पावर के इस्तेमाल से जिन को दूसरे ही पल एक अलग ही जगह पर भेज दिया होता है और उसके सारे ही कपड़े को निकाल कर उसे बाथ डब में डाल दिया था, जहाँ पर कि उसकी डिजायर को जांच करने के लिए स्लेब उसे एथीना को पूरी तरह हवाले कर देता है। और जिन भाई साहब वो कहता है, अपनी इन चालों को बंद करो। तो स्लेब जो कि एथीना के रूप में होती है, वो बोलती है, मैं रिप्रोडक्शन के सेंस को महसूस तो कर रही हूँ, लेकिन कोई डिजायर नहीं। क्या यह फंडामेंटल लॉस है या फिर? इतना बोलते हुए वो फिर से अपने चेहरे को बदलती है, जिसे कि देख तो भाई साहब जिनकी भी फट चुकी थी। वो देखता है अब उसके साथ कैप्टन लिपटी हुई थी, जो कि बोलती है, नहीं ये भी नहीं, मैं गुस्से को महसूस कर रही हूँ, लेकिन यह गुस्सा उस ह्यूमिलिएशन के प्रति है जो इस वुमेन को सहना पड़ रहा है। तुम डेफिनेटली एक इंसान ही
रही हो। इतना बोलते हुए वो दोबारा सारी चीजों को पहले के जैसा कर देती है और वो खुद भी अपने असली आकार में आ चुकी थी, जहाँ पर कि वो बोलती है तुम्हारे पास इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं और अहंकार भी है, लेकिन फिर भी तुम इन सब से परे जा चुके हो। तो जिन उससे पूछता है तुम चाहती क्या हो, सीधे मुद्दे पर आओ। वह आई बोलती है तुम एक नई आशा हो, यदि सभी मनुष्य तुम्हारे लेवल तक पहुंच सके तो मुझे अपने दूसरे ऑर्डर को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए मैं फिलहाल के लिए न्यू ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखूंगी और तुम्हें देखती रहूंगी। अब तुम वापस जा सकते हो, मैं तुम्हें वापस भेज रही हूँ, सेम उसी समय में जहाँ से कि तुम आए थे। इतना बोलते हुए वो सारी चीजों को रिवर्स करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो भी अभी तक हुई थी सारी चीजें रिवर्स में चलना शुरू हो चुका था और देखते ही देखते समय वापस अपनी जगह पर आकर रुक चुका होता है। हम देखते हैं यह समय करेक्ट प्लानेट पर आने से पहले का समय होता है, जिस वजह से शिप के अंदर रॉबर्ट बोल रहा होता है कि कैप्टन हमारे पास खाना खत्म हो गया है और अब हमारे पास बस यही बचा है। तो कैप्टन वो बोलती है इसे आपस में बांट कर खाओ, हम लगभग करेक्ट प्लानेट पर पहुंच ही गए हैं, तो मैं अपनी वाटर इंटरनल एनर्जी ड्राइव को बेचकर कुछ पैसे लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वह पहले के जैसे ही करेक्ट प्लानेट पर जाने वाली थी, तभी जेन उसे रोकते हुए कहता है रुक जाओ, तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसे आपस में बांट कर खा लेंगे। कैप्टन जो कि सुन हैरान होते हुए कहती है अरे तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लगभग करेक्ट प्लानेट पर पहुंच ही चुके हैं, तो मैं तुरंत वहां जाकर वापस आ जाऊंगी, रात का डिनर दावत होगा। तो सोहवा भी बोलती है भूल जाओ, वह प्लानेट मुझे बहुत ही डरावनी लग रही है, मैं भूखा मरना पसंद करूंगी वहां जाने से अच्छा। उन दोनों को इस तरह देख कैप्टन कहती है अचानक ही तुम लोगों को ये क्या हो गया है, तुम लोग इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो, मतलब कि समझ पा रहे हो केवल जिन और सोहवा ही है जिसे कि सारी चीजें पहले जो कुछ भी हुआ था वो अभी भी याद है, बाकी सारे लोग भूल चुके हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो समय अभी घटा ही नहीं है, वो समय तब घटता जब ये लोग प्लानेट पर जाते, लेकिन अब जिन ने उन लोगों को पहले ही रोक दिया है, क्योंकि उसे पता था वहां जाने के बाद क्या होगा और यह चीज सोहवा को भी पता था, तो वो भी वहां जाने से इसीलिए मना कर दिया था। इसीलिए इन दोनों का बिहेवियर कैप्टन को थोड़ा अजीब लग रहा था, आखिर भी लोग खाने के इतने पास पहुंचकर भी क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर वे वहां पर जाते तो अपने ड्राइव को बेचकर कुछ पैसे लेते और उस पैसों से खाना खरीदते, लेकिन उसे क्या पता वहां जाने के बाद तो कुछ और ही घट जाएगा। खैर हम देखते हैं आगे सोहवा कहती है मैंने भी उस आंख को देखा था, वह अजीब आंख, अगर मैं उसे फिर से देखूंगी तो मैं उसे पक्का ही मार डालूंगी, साथ ही उस बेकार एंड्रॉइड को भी। उसकी इस तरह की बातों को सुनता हुआ तो जिन भी शौक था, क्योंकि उसे कुछ भी उम्मीद नहीं थी कि उसे ये सारी चीजें याद होगी, पर उसे याद थी। खैर हम देखते हैं कि सुंजा उस प्लानेट को देखते हुए काफी निराश होता है, क्योंकि उसे उम्मीद था अगर वे उस प्लानेट पर जाते तो उसकी मुलाकात एडम से होती, और अब वो अपने मन में कहता है मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने के लिए वापस जरूर आऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं वे लोग लगभग उस प्लानेट तक पहुंचकर भी वहां से वापस चले जाते हैं, जबकि पीछे हम उस प्लानेट को स्लेव की आंखों में बदलते हुए देखते हैं, जो कि जिन को देखते हुए बोलती है ऑब्जर्वेशन पीरियड 1 साल की होगी। उसके इतना बोलते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे की स्टोरी इससे भी लाजवाब होने वाली है। इसके अलावा क्या तुम लोगों ने एक बात नोटिस की है, इस सीरीज के अंदर कभी भी दूसरे मानवा के कैरेक्टरों के जैसा फाइट नहीं है, जिसमें लोग एक दूसरे के पावर को देखकर हैरान होते रहते हैं और बस चुटकी भर पावर को ही देखकर ऐसा लग रहा होता है कि मानो भाई कितना बड़ा पावरफुल कैरेक्टर है, और यहाँ इस स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इस स्टोरी में हर एक कैरेक्टर सारे के सारे ओवर पावर है, इसीलिए हमें ओपी सीन दिख ही नहीं पाता है, क्योंकि भाई ओपी सीन तो वहाँ होती है जहाँ पर केवल एक कैरेक्टर ओवर पावर हो, बाकी कैरेक्टर उसके नीचे आता हो, लेकिन यहाँ इस स्टोरी में भले ही कैरेक्टर गॉड लेवल के पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके करीब है, और बाकी के साइड कैरेक्टर वो भी इतने पावरफुल हैं कि उन्हें कोई हल्के में नहीं ले सकता। मतलब कि जो सबसे पावरफुल है वो तो इतना पावरफुल है कि भाई उसे तो दुनियादारी कोई खबर ही नहीं, वो मानो उस लेवल पर पहुंच चुका है जहाँ से कि वो नीचे देखता है तो सारे के सारे चीटी लगता है, तो आखिरकार वो किसके लिए लड़े, क्यों लड़े। इसी वजह से हमें इसमें ओवर पावर कैरेक्टर होने के बावजूद भी केवल स्टोरी और कॉन्सेप्ट मजा देती है, लेकिन फाइट सीन वो भी लेवल का नहीं होता, 1-2 पावर लेवल ही होता है जो कि खतरनाक होते हैं। तो बताओ ऐसे कैरेक्टरों को कौन सा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जो हरा सकता है? वैसे देखा जाए तो सारे दूसरे स्टोरीज के कैरेक्टर वे सारे के सारे केवल धरती लेवल के हैं। हाँ कुछ स्टोरीज के मेन कैरेक्टर है जो कि टाइम ट्रेवल करते रहते हैं,
दूसरे दुनिया में जाते रहते हैं, लेकिन पता है वो सारे दूसरे के पावर पर उड़ते हैं, यानी कि उससे भी ऊपर कोई तो है। लेकिन यहाँ भाई यहाँ की टेक्नोलॉजी इस लेवल की है ना कि मानो दूसरे स्टोरी में जो सिस्टम को बनाने वाले गॉड लेवल के बीइंग है ना, उसे भी चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। क्योंकि सोचो, मान लो इसका जो ये अभी अभी दिखाया कैरेक्टर स्लेव है, वो बस अपने सोचने से पहले ही, मतलब समझो 1 सेकंड को कितना टुकड़ों में बांटो, अनंत समय में, मतलब इन्फिनाइट बार टुकड़ों में बांटो और एक टुकड़ा उसमें से उठाओ, उससे पहले ही वो जितना चाहे क्रिएशन कर सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है, मतलब सोचने से पहले ही। तो समझ सकते हो कौन कैरेक्टर होगा जो इस लेवल के बीइंग को हरा सकता है, जो कि भगवान के लगभग आसपास पहुंच चुकी है, और फिर भी वो मानती है कि भगवान उससे ज्यादा पावरफुल है। तो समझ सकते हो जब इस स्टोरी के अंदर भगवान की एंट्री होगी तो पावर लेवल कौन से लेवल की होगी। मुझे नहीं लगता है कि यार अभी तक जितने भी स्टोरी एग्जिस्ट करती है उनमें से कोई भी कैरेक्टर इस स्टोरी के सबसे सुप्रीम बीइंग को हरा सकता है, क्योंकि यार यहाँ पर तो छोटे मोटे कैरेक्टर ही गॉड लेवल के पावर रखते हैं, मेन कैरेक्टर को तो छोड़ ही दो। यहाँ तक कि देखो सोहवा भी जब स्लेव ने एटम मैनिपुलेशन करके सारी चीजों को बदल दिया था, तो उसने उस जगह पर उपस्थित सभी के एग्जिस्टेंस को भी मिटा दिया था, पर फिर भी सोहवा को सारी चीजें याद है। समय में पीछे आ जाने के बावजूद भी, जो कि जिन और स्लेव के बीच कन्वर्सेशन में थी भी नहीं, मतलब कि उस समय के लिए वो भी एग्जिस्टेंस से मिट चुकी थी, और फिर भी वो सारी चीजों को देख सकती थी, और अभी भी समय के पीछे आ जाने के बाद भी याद है। तो समझ सकते हो वो उसकी पावर लेवल कितनी होगी। हालांकि हमें देखने से ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसके सामने वाले कैरेक्टर भी ओवर पावर था, लेकिन उसके लेवल की नहीं। मतलब कि समझ सकते हो राइटर कितना दिमाग लगा कर लिखा है। पता नहीं उसने इसके बारे में सोचा भी कि नहीं, लेकिन लिखा तो गजब का है, मानना पड़ेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। पर उससे पहले अगर चाहते हो अगला एपिसोड इसी सीरीज का हो तो भाई 1000 कमेंट करो, एक आदमी करो या फिर सभी मिलकर करो, फर्क नहीं पड़ता, बस टारगेट को पूरा करो। क्योंकि यार 1000 कमेंट देखे हुए कितना समय हो गया, साथ ही हाइप भी हो रहा हो, बहुत समय हो गया है। नहीं तो अगला एपिसोड होगा मिस्ट मैट और मयम पर, क्योंकि उसका मैंने लगभग आधे के करीब काम कर चुका हूँ, और अगर उसकी आई तो लगातार उसके एपिसोड आते रहेंगे, क्योंकि उसके चैप्टर बहुत आगे तक आ चुके हैं और मैं अभी बहुत पीछे हूँ, तो मैं उसे जल्दी से कवर करूंगा। इसीलिए अगर चाहते हो कि अगला वीडियो कम से कम इसी का हो तो कमेंट करो, टारगेट पूरा करो। बाकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को भी देखो, गजब की स्टोरीज है, मजा आएगा तुम लोगों को। वैसे भी तुम्हें पता है चैनल पर आने वाले कोई भी स्टोरी बेकार नहीं होती, क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, लेकिन अगर तुम्हें केवल स्टोरी से मतलब है तो जा करके चेक करो, मजा आएगा।